गाइस, पिछले पार्ट में काफी सवाल बाकी रह गए थे जो आज की रात सब क्लियर होने वाला है। तो शुरू करते हैं इस अमेजिंग सी स्टोरी का फाइनल पार्ट। एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन। ना ही ने थोड़ा प्रोटेस्ट करते हुए पूछा कि क्या तायहा सच में कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि वो अभी अभी तो आया था। बॉम तायहा का जवाब काफी सिंपल और डीप था। तुमने मुझे रुकने को नहीं कहा। उसने उस ड्रीम लाइक स्टेट में ना हेसु को ऑफर दिया कि अगर वो चाहे तो तायहा रुक जाएगा, बस उसे एक वर्ड बोलने की देर है। लेकिन तायहा के होठों का तो कुछ अलग ही प्लान था। बिना हेजिटेट किए वो उसे कंटिन्यू किस करने लगा। ना यीशु को लगा शायद ये सब एक मजाक है, पर तभी उसकी नजर तायहा के रिस्ट पर बंधी एक लग्जूरियस वॉच पर पड़ी। उसकी चमक देखकर ना यीशु के दिमाग में एक शक आया। क्या तायहा इतने पैसे कमाने के लिए छुप कर गिगलो का काम करता है? इस कश्मकश में ना यीशु ने तायहा के हाथ कसकर पकड़ लिए और खुद को उसके ऊपर कर लिया, जैसे वो उससे इस सवाल का जवाब मांग रही हो। तो बस दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करता है हमारी आज की अमेजिंग सी स्टोरी। उसने गुस्से में पूछा, तुम क्या कर रहे थे? और जोर देकर कहा, सच सच जवाब दो। उसने उसके बाल हल्की सी उंगली से हटा दिए और धीरे से बोला, अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो मैं बता दूंगा। लेकिन उसने वार्निंग दी कि सच सुनकर तुम रो पड़ोगी। उसकी बात सुनकर वो कांप गई जब उसने अपनी पीठ पर उसकी पकड़ महसूस की। कुछ और सुनने से पहले ही वो अचानक अपने ड्रीम से जाग गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी जब उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक ड्रीम था। वो कमरे की हल्की रोशनी में पलकें झपकाने लगी और खुद को काम करने की कोशिश की। तभी उसका फ़ोन बज उठा और खामोशी टूट गई। उसने फ़ोन उठाया और देखा, बोम ताइहा का मैसेज था। उसने लिखा था कि उसका काम अभी ख़त्म हुआ है और वो उम्मीद करता है कि वो आराम से सो रही होगी। बाहर वेट करते हुए बोम ताइहा ने नोटिस किया कि उसने मैसेज देख लिया है। बियाम ताइहा ने रात में नाहसू को मैसेज भेजा और पूछा, क्या वो अभी भी जाग रही है? उसने कहा, अब तो आधी रात हो चुकी है। नासू ने जवाब दिया कि वो एक अजीब ड्रीम की वजह से जाग गई थी। वो ड्रीम उसे थोड़ा अनईजी कर गया था और अब वो वापस सोने की कोशिश करेगी। बेड पर पड़ी हुई वो सोचने लगी कि ऐसा ड्रीम उसके पास आया ही क्यों। उसने खुद से पूछा, क्यों वही पर्टिकुलर ड्रीम आना था? रात को जब वो गहरी नींद में सोती थी तब उसे आइडिया भी नहीं होता था, लेकिन उसके ख्यालों में अक्सर बियाम ताइहा आ जाता था। जैसे वो धीरे से उससे सवाल पूछ रहा हो, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या तुम सच में इतनी क्यूरियस हो? उसका ऐसे सामने आना उसे वीक और वल्नरेबल फील कराता था। उसने सोचा, शायद इसलिए क्योंकि वो उसकी वार्मथ की आदत सी हो गई है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब उसने उसे अपनी लाइफ में आने दिया था, लेकिन फिर भी जब वो पास नहीं होता तो उसे उसकी कमी महसूस होती थी। वो बेड पर पलट गई और दोबारा आंखें बंद करने की कोशिश की। उसने खुद को याद दिलाया कि वैसे भी उसे जल्दी काम पर जाना है, लेकिन चाहे वो कितनी बार हिले या ब्लैंकेट को कंधों तक खींच ले, उसे नींद वापस नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक जागते रहने के बाद उसने ठंडी सांस भरी। उसे लगा शायद वो सुबह तक जागती रहेगी और थकी हुई ही काम पर जाएगी। उसकी नज़र धीरे धीरे कमरे में घूमने लगी। हल्की रोशनी में उसने फ्लोर पर कुछ कपड़े पड़े देखे, जैसे किसी ने केयरलेस तरीके से छोड़ दिए हों। वो उठकर उन कपड़ों की तरफ बढ़ी। उसने उसकी एक शर्ट उठाई जो वहीं पड़ी थी। उसने शर्ट को अपने पास लाकर उसकी स्मेल ली। कपड़ा में अभी भी उसकी प्रेजेंस थी, हल्की सी मगर पहचान में आने वाली। बिना रियलाइज़ किए उसने शर्ट को अपने से लगा लिया और उसे कस कर हक कर लिया। उसने सोचा, ये शर्ट तो बिल्कुल ब्लैंकेट जैसी काम कर रही है, इतनी बड़ी कि वो खुद को उसमें लपेट सकती है और इतनी सॉफ्ट कि उसे कंफर्ट मिल रहा था। उसका साइज़ ऐसा था कि वो आसानी से उसके बॉडी के अराउंड फोल्ड हो रही थी और सिर्फ कपड़ा होने के बावजूद वार्म फील हो रही थी। शर्ट पर थोड़ी रिंकल्स थी। उसने सोचा बाद में इसे आयरन करना चाहिए, लेकिन उस वक्त उसे कोई परवाह नहीं थी। वो कंफर्टेबल थी और उसकी स्मेल उसके बेचैन दिमाग को शांत कर रही थी। वो दोबारा बेड पर लेट गई और शर्ट को अब भी अपनी बाहों में पकड़े रखा। उसके ख्याल फिर से बोम ताइहा की तरफ चले गए। बाहर बियाम ताइहा ने धीरे से सांस छोड़ी, जैसे रात की ठंडी हवा उस पर दबाव बना रही हो, और फिर धीरे धीरे सुबह हो गई। दिन में बाद में जब वो शहर में चल रहा था, नासू का रात वाला मैसेज फिर उसके दिमाग में आ गया। उसके कदम धीरे हो गए जब वो एक शॉप के पास पहुंचा। उसका ध्यान टॉय सेक्शन की तरफ चला गया। उसकी नज़र शेल्फ पर रखे एक टेडी बेयर पर पड़ी। उसने कुछ पल उसे देखा, फिर उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो आगे चल दिया। कहीं और ताइही डिस्गाइज में बोम ताइहा के बारे में पूछ रहा था। वो उसके क्लासमेट से एक लड़की के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। कुछ स्टूडेंट्स ने बोम ताइहा के बारे में बताया।
उन्होंने कहा चाहे वो उनके बहुत क्लोज नहीं था, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा काइंड रहता है। एक स्टूडेंट ने कहा, बोम तायहा बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उसका अपीयरेंस दिखाता है। असल में वो एक अच्छा लड़का है। एक लड़की ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उसने कहा उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स दोनों एडमायरेबल हैं। उसने कहा सबसे अजीब बात यह है कि वो बहुत ओबीडियंट लगता है। जब वो किसी को देखता है तो उसकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे वो किसी की सोल का एक हिस्सा खींच लेता हो, लेकिन साथ ही उसमें कुछ लॉयल सा भी है, जैसे एक डॉग की तरह वफादार हो। इसलिए उसे पसंद ना करना मुश्किल हो जाता है। बाकी लोग भी अग्री करने लगे। उन्होंने कहा जब वो किसी की बात सुनता है तो हल्का सा झुक जाता है, शायद हाइट डिफरेंस की वजह से, लेकिन वो हमेशा थोड़ा सा बेंड होकर सुनता है। उन्होंने माना कि कभी कभी वो उसे बस इसीलिए बुला लेते हैं ताकि उसे ऐसे झुकते हुए देख सकें। बाद में तायही को ये सब तारीफें सुनकर इरिटेट होने लगा। लड़कियां फिर से कह रही थी कि वो बाम तायहा को बार बार बुलाना चाहती हैं। उनमें से एक ने कहा, अफसोस की बात है कि शायद बियामहा कभी रियल रिलेशनशिप में नहीं रहा। एक लड़की ने कहा, शायद हिजी हो सकती है। दूसरी लड़कियों ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने माना कि बियामहा और हिजी के बीच एटमॉस्फेयर अलग होता है जब वो दोनों पास होते हैं। वो उसे दूसरों से ज्यादा केयर के साथ ट्रीट करता है और ये बात क्लियरली दिखाई देती है। एक लड़के ने कहा, जरूर उन दोनों के बीच कुछ है, लेकिन दूसरे ने मना कर दिया। उसने कहा कोई भी देखकर समझ सकता है कि फीलिंग्स इक्वल नहीं है। उसके हिसाब से एक साइड की फीलिंग्स ज्यादा स्ट्रांग है और ये डिफरेंस इग्नोर नहीं किया जा सकता। तायही धीरे से बोला, शायद हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए, हिजी या जो भी उसका नाम है। उसके पास खड़े गार्ड ने कहा वो इस बात को चेक करेगा। उसने कहा उसके छोटे भाई की सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो सोचने लगा बोम तायहा उस उम्र का हो गया है, फिर भी उसका विमेन के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नॉर्मली इस एज तक किसी लड़के के कुछ केयरलेस एनकाउंटर्स हो ही जाते हैं। थोड़ा रुककर तायही जोर से हंस पड़ा। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा एप्पल कभी ट्री से दूर नहीं गिरता। उसके ख्याल अपने फादर की तरफ चले गए, एक ऐसा आदमी जो शादी के बाद भी एक अलेज्ड इलेजिटिमेट चाइल्ड घर ले आया था। उसने सोचा पता नहीं बोम तायहा अपने लेवल की कौन सी लड़की के साथ इन्वॉल्व होगा। उसके चेहरे पर एक ग्रिन आ गई। उसने माना कि वो ये जानने के लिए एक्साइटेड है। सीन फिर जे की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसे कुछ पैसे दिए गए। उसने भौवें चढ़ाकर पूछा क्यों? बोम तायहा ने शांति से कहा ये उसकी प्राइस है। बोम तायहा ने पूछा क्या तुम्हें स्यूइंग अच्छी तरह आती है? जे ने उसे इरिटेट नज़र से देखा। उसने सोचा ये यंग मास्टर कितना अनोइंग है। उसने बोम तायहा से पूछा क्या तुम्हें लगता है मैं इतना गरीब हूं कि मुझे कैंडल की रोशनी में बैठकर पीस वर्क करके पैसे कमाने पड़ेंगे? बोम तायहा ने बस हल्का सा स्मक कर दिया। इस पर जय ने उससे कहा ध्यान से देखना। बोम तायहा ने कहा वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहता है। जय ने सर हिलाया लेकिन उसे करने दिया। उसने सोचा उसके सामने जो सीन है वो बिल्कुल अजीब लग रहा है। सिर्फ बोम तायहा के अपीयरेंस को देखकर अगर कोई उससे कहता कि ये लड़का बच्चों से टेडी बेयर चुरा लेता है तो वो शायद मान भी लेता, लेकिन यहाँ वो शांति से टेडी बेयर के चेस्ट पर हार्ट एम्ब्रॉयडर कर रहा था और टेडी बेयर का फेस अजीब तरीके से चेयरमैन जैसा लग रहा था। जय ने धीरे से खुद से कहा ये सब देखना किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। उसने बोम तायहा से पूछा क्या तुम्हें ये कपड़े पहने रहना ज़रूरी है? बोम तायहा ने जवाब दिया कि उसे लगता है ये कपड़े उस पर ठीक लग रहे हैं। जय ने कहा प्रॉब्लम यही है, जब भी वो दोनों साथ में चलते हैं उनकी प्रेजेंस एक अजीब सिनर्जी क्रिएट करती है। अगर लोग थोड़े ज़्यादा ईगर होते अनयूजुअल एक्टिविटी रिपोर्ट करने में तो शायद दोनों अब तक किसी होल्डिंग सेल में बैठे होते। बोम तायहा उसकी बात पर धीरे से हंस पड़ा। जय ने पूछा क्या मेरी बात तुम्हें डिस्टर्ब करती है? लेकिन बोम तायहा ने कहा उसे ये क्यूट लगता है। उसने कहा जय की इंस्टिंक्ट्स काफ़ी अच्छी हैं और उसने एक्सप्लेन किया कि वही इंस्टिंक्ट्स हैं जिनकी वजह से जय अब तक सर्वाइव कर पाया है। जय ने फिर पूछा क्या बिया मुझसे मिलने जा रहा है? बोम्हा ने जवाब दिया ना, सू ने उससे कुछ टाइम तक ना मिलने को कहा है। जय ने सोचा जैसे वो उससे लीश पर बंधे डॉग की तरह फॉलो कर रहा हो। उसने सोचा कब से बियामा दूसरों की बात सुनने लगा। बोम तायहा ने कहा उसने प्रॉमिस किया है कि वो बिहेव करेगा। उसने कहा जब भी कुछ होगा नासू खुद उसके पास आएगी। उसने प्रॉमिस किया है कि चांस उसे ही देगी, किसी और को नहीं। उसने माना कि वो नासू पर ट्रस्ट करता है। तभी उनके आसपास बारिश गिरने लगी। जय ने दिल में सोचा किसी और के दिल पर ट्रस्ट करना सबसे ज्यादा फ्यूडल चीज़ है।
फिर भी अगर वो बोमटाई को वॉर्न करे तो उसे डाउट था कि उसकी बात सुनी जाएगी। उसके दिल में उन सब बातों का रिग्रेट था जो उसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, लेकिन कभी कह नहीं पाया। इस बीच जय ने सोचा, फर्स्ट यंग मास्टर और चेयरमैन की साइड बहुत ज्यादा चुप है। फिलहाल ये साइलेंस उसके लिए अच्छा था, लेकिन फिर भी उसे बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था ये तूफान से पहले की शांति है, और ये ख्याल उस पर भारी पड़ रहा था। कुछ टाइम बाद ह्यूजी का सामना गार्ड से हुआ। उसने सख्ती से कहा कि वो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट तोड़ चुकी है और अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं। उसने इंसिस्ट किया कि चाहे वो कितना भी प्रेशर डाले, वो उससे दोबारा नहीं मिली है। अगर उसके पास कोई नई बात नहीं है तो उसे उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। वो वहां से चल पड़ी कॉन्वर्सेशन खत्म करने के लिए, लेकिन उसके कदम धीरे हो गए क्योंकि एक पुरानी मेमोरी वापस आ गई। उसे याद आया जब उसने बोमटायहा से रिक्वेस्ट की थी और कन्फेस किया था कि वो उसे पसंद करती है। उसने उससे प्लीड किया था कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन बोमटायहा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और ठंडे अंदाज में कहा था कि वो कभी उससे कांटेक्ट ना करे। ये मेमोरी उसके दिल में जल रही थी, फिर भी वो चलती रही। अचानक वो रुक गई और गार्ड को दोबारा बुलाया। उसने कहा, रुक जाओ। उसके दिमाग में एक अचानक ख्याल आया और वो उस बात से जुड़ गया जो उसने पहले नोटिस की थी। उसे वो औरत याद आई जिससे बोमटायहा रिसेंटली मिल रहा था। अब उसे सब कुछ थोड़ा क्लियर होने लगा। उसने धीरे से कहा, शायद अब उसे पता चल गया है वो औरत कौन है। उसके बाद नासू घर ढूंढने निकली। एक एस्टेट पर एजेंट ने उसका वार्म वेलकम किया। उसने पूछा, क्या वो प्रॉपर्टी देखने आई है? नासू ने हाँ में सर हिला दिया। नासू ने डिसाइड किया कि वो अपनी सर्च कंटिन्यू करेगी, चाहे जगह छोटी हो या थोड़ी क्रैम्प्ड, लेकिन वो ऐसी जगह ढूंढना चाहती थी जहां वो शांति से रेस्ट कर सके। उसे कोंग मेंचुल की पुरानी बात याद आई। उसने कभी कहा था, सिर्फ जब इंसान को रेस्ट करने की जगह मिलती है तभी वो सच में कल का ड्रीम देख सकता है। नासू ऐसे ही एक सैंक्चुरी बनाना चाहती थी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी। उसने सोचा, पिछले 13 साल से वही बात उसे आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देती रही है। उसने सोचा, घर सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं होता, ये एक ऐसी जगह होती है जहां स्पिरिट रिकवर कर सकती है, जहां शांति के पल माइंड को हील करते हैं और जहां फ्यूचर के ड्रीम्स शेप ले सकते हैं। एजेंट ने फिर हाउस के बारे में डिटेल में बताना शुरू किया। वो उसके फीचर्स को इतनी तारीफ के साथ बता रहा था जैसे अलग अलग रूम्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया हो। लेआउट में बाथरूम और किचन एक साथ कंबाइंड थे और मास्टर बेडरूम का एक सपोजिडली रेवोल्यूशनरी फ्लोर प्लान था। उसने कहा, 2 लोग वहां आसानी से सो सकते हैं, शायद एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर भी। अपनी सिचुएशन को देखते हुए जैसे नासू को इस छोटी सी जगह के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन नासू अंदर ही अंदर सोच रही थी, क्या ये अरेंजमेंट सच में काफ़ी होगा, खासकर बोमटायहा की हाइट को देखते हुए। उसे याद आया कैसे उनका करंट घर भी अक्सर क्रैम्प्ड लगता है। उसने इमेजिन किया वहाँ बोमटायहा को कितनी डिस्कम्फर्ट होगी और उसने डिसाइड कर लिया ये जगह बिल्कुल काम नहीं करेगी। उसे डर था अगर वो ये जगह देखेगा तो बच्चे भी ऐसी तंग जगह में रेस्टलेस और ट्विस्टेड हो जाएंगे। उसने प्रैक्टिकलिटी भी सोची, स्टोरेज स्पेस की कमी, लिविंग एरिया का बहुत छोटा होना और एक प्राइवेट कॉर्नर का ना होना जहां वो शांति से सोच सके या काम कर सके। चाहे टेक्निकली जगह ठीक हो, लेकिन उनकी लाइफ के लिए जो वो साथ में बनाना चाहते थी ये काफ़ी नहीं लग रही थी और इस बेचैनी को वो इग्नोर नहीं कर पा रही थी। एजेंट ने पूछा, क्या वो दोनों सिर्फ साथ रह रहे हैं, और मजाक में उन्हें न्यूली वेड्स कह दिया। उसने शादी की पॉसिबिलिटी पर भी जोक किया। नासू थोड़ी सी हिचकिचाई और कहा, हाँ वो शादीशुदा है। पहले उसने बॉयफ्रेंड कहा था, लेकिन अब उसने हस्बैंड कह दिया। उसने सोचा ये कहना सिंपल है, वैसे भी बोमटायहा वहाँ अक्सर रहेगा और पूरी सच्चाई एक्सप्लेन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। उसने एक पल के लिए सोचा सिचुएशन क्लियर करे, लेकिन कॉन्वर्सेशन कैजुअल थी, इसलिए उसने समझा एक्स्ट्रा डिटेल सिर्फ अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। फिर एजेंट ने पूछा, क्या उनके चिल्ड्रन का कोई प्लान है? ये सवाल नासू को थोड़ा सरप्राइज कर गया। एजेंट ने कहा, अगर फ्यूचर में चिल्ड्रन हुए भी तो बड़ा हाउस जरूरी होगा, क्योंकि छोटी जगह में ग्रोइंग चिल्ड्रन कंफर्टेबल नहीं रह पाते। नासू कुछ पल रुकी, फिर उसने सीधा मना कर दिया। उसने कहा, उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। एजेंट ने कहा, अगर कभी फ्यूचर में चिल्ड्रन हुए भी तो ये छोटी प्रॉपर्टी में उन्हें रेज करना मुश्किल होगा, यहाँ रहना सफोकेटिंग फील होगा। फ्यूचर की प्रॉब्लम्स का ख्याल उसके दिमाग पर भारी पड़ गया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी सर्च कंटिन्यू करते हुए इस कंसर्न को ध्यान में रखेगी। सीन फिर ऑफिस की तरफ शिफ्ट हुआ, जहां एक ऑफिशियल ने सेक्रेटरी से उस दिन तबीयत खराब होने के लिए माफ़ी मांगी।
सेक्रेटरी ने उसकी बात एक्नॉलेज की और ऑफिस की तरफ चल पड़ी। अंदर उसने ऑफिस में बोम टैहा को देखा। वो अनयूजुअली सीरियस लग रहा था और उसके पास उस सुबह कोई स्केड्यूल्ड काम भी नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि शायद कोई और मैटर उसका अटेंशन ले रहा है। लेकिन वो शॉक हो गई जब उसने उसके हाथ में एक टेडी बेयर देखा। कंफ्यूज्ड होके वो देखने लगी कैसे बोम टैहा उस टेडी के नोज और हार्ट को सॉफ्टली टच कर रहा था और प्यार से स्माइल कर रहा था, जैसे उसे बहुत पसंद हो। उसकी इतनी सॉफ्ट रिएक्शन देखकर सेक्रेटरी बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि वो उसके स्ट्रिक्ट और इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि कितना आयरॉनिक है कि जो आदमी काम में इतना डोमिनेंट और स्कैरी लगता है, वो एक टॉय के साथ इतना जेंटल हो सकता है। ये मोमेंट काफ़ी प्राइवेट सा लग रहा था, जैसे उसकी पर्सनैलिटी का एक हिडन साइड दिखा हो जो वो यूजुअली किसी को नहीं दिखाता। इससे उसे याद आया कि हर इंसान के अंदर बहुत लेयर्स होती हैं। दूसरी तरफ टे ही शावर ले रहा था और अपने बॉडी को क्यूरियोसिटी और थोड़ी कंसर्न के साथ देख रहा था। एक लड़की ने उससे उसकी नेक लिक करने को कहा था, लेकिन उसने उससे कई जगह बाइट कर दिया। अब वो सोच रहा था कि क्या वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चुपा चुप्स जैसा लग रहा है। वो खुद ही इस बात पर हल्की सी हंसी करने लगा और सोचा कि कैसे उस एक्सपीरियंस में प्लेजर और पेन का अजीब मिक्स था। तभी उसका गार्ड आया और बोला कि उन्होंने उस लड़की को ढूंढ लिया है जिससे उसका छोटा भाई मिल रहा था, लेकिन सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पब में गार्ड क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन फाइनली उसने बताया कि वो लड़की 10 साल बड़ी है और डिवोर्स्ड है। टेई शॉक हो गया और जोर से हंसने लगा। उसे बोम टैहा की हिम्मत पर हंसी आ रही थी। उसने धीरे से गाली दी और सोचा कि उसका भाई इतना रेकलेस कैसे हो सकता है। फिर क्लैरिफाई हुआ कि वो मैरिड नहीं बल्कि डिवोर्स्ड है। फिर भी टेई को समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई ऐसी औरत में इंटरेस्ट कैसे ले सकता है जिसे सोसाइटी रिजेक्ट कर चुकी हो। उसने सोचा शायद बोम टैहा में ही कुछ गड़बड़ है। उसने कंक्लूड किया कि शायद उसका भाई बस टाइम पास कर रहा है। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये एक्साइटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने चलेगी, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होता है उतनी जल्दी बोर भी हो जाते हैं। जब गार्ड ने पूछा कि क्या इसे इग्नोर कर दें, टेई ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो कम से कम उस औरत का फेस देखना चाहता है। उसे क्यूरियोसिटी थी कि कैसे एक डिवोर्स्ड वुमन इतनी हिम्मत कर सकती है कि अपने से 10 साल छोटे आदमी के साथ हो। अब उसे ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगा। वो सोचने लगा कि क्या बोम टैहा सिचुएशन हैंडल कर पाएगा या नहीं, और क्या वो लड़की एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्मार्ट निकलेगी। ये अनसर्टेनिटी उसके लिए एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही थी। इधर नहीसू होटल में काम कर रही थी और उसके फेस पर हल्की सी टेंशन थी। वो लोगों को आते जाते देख रही थी, एक एली में जहां एक आदमी सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाइटर काम नहीं कर रहा था। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने पास खड़े दूसरे आदमी से लाइटर मांगा। जैसे ही उसने उसका फेस देखा, वो डर गया। डिम लाइट में बोम टैहा और जय खड़े थे और उनकी प्रेजेंस इतनी हैवी थी कि वो आदमी फ्रीज हो गया। सीन शिफ्ट होता है एक बिजी होटल में, जहां नहीसू को बोम टैहा का मैसेज आता है, पूछते हुए कि क्या वो अपना काम सही से मैनेज कर रही है। वो रिप्लाई करती है कि सब ठीक है और सोचती है कि उसने बोम टैहा को काफ़ी दिन से नहीं देखा। अपने फ्री टाइम में वो हाउस हंटिंग कर रही थी और उसने रीज़न उससे छुपाया हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि वो हेल्प करना चाहेगा। सरप्राइजिंगली बोम टैहा ने ज़्यादा पुश नहीं किया और उसकी बात रिस्पेक्ट की। नहीसू को लगा कि जैसे वो उसकी बात समझ गया हो और जानबूझकर दूर रह रहा हो। वो समझ गई कि अगर वो पैसे या किसी और मैटर में इन्वॉल्व होता तो सिचुएशन बिगड़ सकती थी। ये अरेंजमेंट प्रैक्टिकल था, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने रियलाइज़ किया कि जब से वो बोम टैहा से मिली है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं, लेकिन उसका प्यार धीरे धीरे उसे इमोशनली वीक भी बना रहा था। उसके अनआंसर्ड मैसेजेस बढ़ते जा रहे थे और वो उसकी बिजी लाइफ से थोड़ा अपसेट भी हो रही थी। एक दिन भी उससे न मिलना उसे अनएक्सपेक्टेडली हर्ट कर रहा था, जैसे बचकानी सी फीलिंग हो। तभी एक गेस्ट आया और रूम मांगा। नहीसू ने नोटिस किया कि आज का लास्ट गेस्ट है और उसे थोड़ा सेटिस्फैक्शन फील हुआ। उसने उसे राइट साइड वाले एलिवेटर की तरफ गाइड किया और पूछा कि और कुछ चाहिए। गेस्ट, जो बोम टैहा था, बोला कि उसने सुना है होटल हॉन्टेड है और उसे डर लग रहा है, इसलिए वो चाहता है कि नहीसू उसके साथ रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहां एक औरत जबरदस्ती अंदर आती है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। वो बोम टैहा के पास जाकर उसे ऑर्डर देती है कि वो अपने काम तुरंत बंद करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज हस्बैंड फुलफिल करे। बाहर नहीसू और बोम टैहा मिलते हैं।
वो कैजुअली बोलती है कि काफ़ी टाइम हो गया। बोम टाइहा भी नॉर्मल टोन में रिप्लाई करता है कि हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। नहीसू बाहर से काम रहती है, लेकिन अंदर से इरिटेट होती है कि सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसे ध्यान से देखती है और नोटिस करती है कि वो पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। जबकि वो खुद उसके सपनों की वजह से नींद लूज कर रही थी, वो बिल्कुल फ्रेश और नॉर्मल लग रहा था। उसके बाल प्रॉपर्ली स्टाइल लग रहे थे और आउटफिट भी काफ़ी नीट था। नहीसू सोचती है कि वो इतना तैयार होकर काम पे क्यों जा रहा है। क्या कोई है जिसे वो इम्प्रेस करना चाहता है? वो सीधा पूछ लेती है कि क्या कोई है जिसके लिए वो इतना अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन टोन कैजुअल रखती है, जैसे बस क्यूरियोसिटी हो। वो मजाक में पूछता है क्या वो इस बात से टेंशन में है कि शायद वो किसी और को देखना शुरू कर दे। नहीसू तुरंत जवाब देती है कि ऐसा किसी ने नहीं कहा, और वो इनडिफरेंट बिहेव करती है। अंदर ही अंदर खुद को समझाती है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद उसके लिए रिलीफ ही होगा। वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसके लिए बेटर होगा अगर वो किसी क्लासी ऑफिस वाली लड़की के साथ हो, ना कि उसके जैसे किसी के साथ जो सिर्फ पैसे के टाइम मिलती है। लेकिन उसका दिमाग खुद उसकी बात पर डाउट करता है। सोचता है क्या सच में उसे रिलीफ मिलेगा? अगर वो किसी बेटर लड़की को फाइंड कर लेता है, क्या वो सच में ठीक रहेगी? बॉम टाइहा शायद उसके अनईजी फेस को नोटिस कर लेता है। अचानक बिना वार्निंग के वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे वॉल के पास खींच लेता है। नहीसू थोड़ी डर जाती है और कहती है कि उसे ऐसे मत खींचो, लेकिन जब वो उसके पास आता है उसे थोड़ी शर्म सी फील होती है। जैसे ही उसका फेस और पास आता है, वो धीरे से मान लेती है कि वो जेलस थी। हालांकि वो काफ़ी टाइम से ये मान चुकी थी कि उनके बीच जो भी था वो ख़त्म हो चुका था। उसने ये भी सोचा था कि अब वो उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन अब उसे सामने देखकर उसे लगता है कि शायद वो गलत थी। बोम टाइहा और पास आता है और कहता है कि उसकी नेक पर एक और मार्क छोड़ दे। नहीसू थोड़ा सार्कास्टिक रिएक्ट करती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़कर बिना हेजिटेशन उसकी नेक पर बाइट कर लेती है। बोम टाइहा थोड़ा सा रिएक्ट करता है, फिर कहता है कि थोड़ा ऊपर करो वरना कोई देख लेगा। नहीसू सोचती है कि वो कितना शेमलेस है और इस बार और जोर से बाइट करती है ताकि उसे फील हो। उसके बाद दोनों साथ चलने लगते हैं। बोम टाइहा की नेक पर अब कई फ्रेश मार्क्स दिख रहे होते हैं। वो कहता है कि अब उसे काफ़ी हल्का फील हो रहा है, जैसे उसके अंदर कुछ सेटल हो गया हो। सीन शिफ्ट होता है बोम टाइयू की तरफ, जो शांत खड़ा है जब उसकी वाइफ उससे बात करती है। वो कहती है कि शायद वो ही एक ऐसा आदमी है जो अपने बच्चे की माँ को इतनी बेपरवाही से देख सकता है। फिर वो बताती है कि उसकी एग्जीबिशन जल्दी आने वाली है और पूरा बिजनेस वर्ल्ड वहाँ होगा। वो कहती है कि उसे पता है लोग इनविटेशन के लिए कितना ट्राई करेंगे। वो क्लैरिफाई करती है कि लोग उसकी आर्ट्स देखने नहीं, बल्कि उसका फेवर लेने आएंगे। वो कहती है कि वो उससे पर्सनली आने को नहीं कह रही, अपनी प्राइड मेंटेन करते हुए, लेकिन बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग वहाँ होंगे। वो कहती है कि कम से कम उनके बेटे को आने दे ताकि वो अकेली ना लगे। वो पूछती है क्या वो चाहता है कि वो वहाँ एक ट्रॉफी वाइफ की तरह अकेली खड़ी रहे, बिना हस्बैंड और चाइल्ड के। वो कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर लोग उसे अबैंडन्ड वाइफ समझें, लेकिन वो नहीं चाहती कि लोग उसे ऐसी माँ समझें जो अपने बच्चे से अलग हो गई हो। बोम टाइयू चुप रहता है। उसकी वाइफ उसे याद दिलाती है कि वो ही था जिसने बोम टाइहा को बिजनेस सिखाया और कंपनी में लाया। वो कहती है कि उसे पता था कि ये मोमेंट कभी ना कभी आएगा और ये इवेंट परफेक्ट चांस है उनके बेटे को पब्लिक में इंट्रोड्यूस करने का। वो कहती है कि ये उसके लिए बेनिफिशियल होगा। इससे पहले कि वो और बोले, बोम टाइयू सीधा हाँ कर देता है, जो उसे सरप्राइज कर देता है। उसकी वाइफ उसका नाम सॉफ्टली लेती है और कहती है कि बोम टाइहा के साथ थोड़ा प्यार से बिहेव करना, क्योंकि वो सॉफ्ट है और जल्दी हर्ट हो जाता है। बोम टाइयू कोई जवाब नहीं देता और सीधा वहां से चला जाता है। अगला सीन में एसू फोन पर जॉब के लिए बात कर रही होती है। दूसरी साइड का एम्प्लॉयर रूड टोन में कहता है कि ये जॉब विमेन के लिए सूटेबल नहीं है और कहता है कि यहाँ काम करने वाले मेन भी स्ट्रगल करते हैं। नहीसू कहती है कि वो ट्राई कर सकती है, लेकिन एम्प्लॉयर मना कर देता है और कहता है कि वो 2 दिन काम करके नहीं छोड़ सकती और शेड्यूल चेंज नहीं हो सकता। नहीसू समझ गई और कॉल कट कर देती है। फिर वो एक और जगह जाती है जहाँ स्टाफ पोलाइटली कहता है कि वो हाई स्कूल ग्रेजुएट्स को हायर नहीं करते। वो अपॉलॉजी सुनती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। वो वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगी। लेकिन जॉब ढूंढना उसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है जितना उसने सोचा था। पहले उसे सिर्फ खाना और रहने की जगह चाहिए थी। पैसे उसके हाथ से पानी की तरह निकल चुके हैं। उसे लगता है जैसे वो किसी दलदल में फंस गई है। जितना वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, उतना ही नीचे खिंचती जा रही है। फिर भी वो हार नहीं मानती। वो खुद से कहती है कि अगर वो सर्च करती रहेगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। शायद कोई शॉप ओनर उसे किसी और जगह के बारे में बता दे जहाँ हेल्प चाहिए हो।
वो खुद को याद दिलाती है कि सियोल एक बड़ा सिटी है और कहीं ना कहीं उसके और बोम टायहा के लिए भी जगह होगी जहां वो पीसफुली रह सके। अपनी डिटर्मिनेशन के बावजूद वो जल्दी से घर छोड़ना चाहती है। वो सोचती है क्या शॉर्ट टर्म वर्क मिल सकता है। बाद में जब वो बाहर चल रही होती है, वो एक लड़की को एक आदमी की तारीफ करते सुनती है, उसे अच्छा इंसान बोलते हुए। उस आवाज़ की फेमिलियरिटी उसे रोक देती है। अचानक आरी सामने आ जाती है और कंप्लेन करती है कि ये कोई पुराना ज़माना नहीं है और लोग क्यों मिलवाने की कोशिश करते रहते हैं। वो कहती है कि अगर शादी के लिए ऐसे इंट्रोडक्शन ज़रूरी हैं तो लोग जितना मर्जी बोलते रहें। एसू आरी को क्लियरली देख लेती है और फ्रीज हो जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करती है। अचानक उसे रियलाइज होता है कि वो चुप क्यों रही है। गलती उसकी नहीं थी, धोखा कॉन्ग मेंचुअल ने दिया था, दर्द उसे हुआ था। फिर भी वो उस लड़की से भाग रही है जो उस आदमी के साथ है जिसने उसे चीट किया, जैसे वो खुद ही गिल्टी हो। उसे याद आता है कितनी बार उसने इमेजिन किया था कि वो उस लड़की का सामना करेगी जैसे ड्रामा में होता है। वो सोचती थी कि वो पूछेगी क्या वो फिर से कॉन्ग मेंचुअल के साथ है, या क्यों वो एक डिवोर्स्ड आदमी को डेट कर रही है, या फिर पूछेगी क्या उसे कभी गिल्ट फील होता है एक ऐसे आदमी के साथ रहने में जो 13 साल किसी और का हस्बैंड था। लेकिन अब जब वो सच में सामने है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो नहीं चाहती कि वो अपनी वीक साइड दिखाए, एक ऐसी औरत जो अभी भी उसी घर में रह रही है और सिर्फ यादों में अटकी हुई है। उसे नहीं पता कि वो उस लड़की के फ्रेश फेस को देख पाएगी बिना रिजेंटमेंट फील किए। उसे याद आता है बोम टायहा ने एक बार कहा था कि अगर चाहे तो वो उसे यूज कर सकती है। वो बात उसके दिमाग में घूमती है और उसे अजीब लगता है। इतनी बार मना करने के बाद भी उसके अंदर एक छोटी सी डिजायर जागती है कुछ प्रूफ करने की, शायद खुद को या दुनिया को। वो सोचती है क्या वो ये दिखाना चाहती है कि उस जैसे किसी को भी कोई चाह सकता है। वो सामने पेडेस्ट्रियन लाइट को देखते हुए दिल से चाहती है कि वो जल्दी ग्रीन हो जाए। वो खुद से कहती रहती है कि उसे कामली चलना है, अगर अब भागी तो सब ऑब्वियस हो जाएगा। वो वहीं खड़ी रहती है और लाइट के ग्रीन होने का वेट करती है। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आती है और कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। आरी आसपास देखने लगती है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। एसू थोड़ी शॉक होती है और नीचे देखती है और देखती है कि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक टेडी बेयर है। बॉम टायहा हल्की सी स्माइल करता है, उसकी टोन से थोड़ा अम्यूज होते हुए धीरे धीरे उसके पास आता है, जैसे उसकी सस्पिशन उसे एंटरटेनिंग लग रही हो। वो पूछता है क्या वो जेलस फील कर रही है और बात को आगे बढ़ाता है। बोमाया वहां खड़ा था और टेडी बेयर उसकी तरफ ऐसे बढ़ा रहा था जैसे कोई नेगोशिएशन में हॉस्टेज प्रेजेंट कर रहा हो। वो ब्लिंक करती है, समझ नहीं पाती कि हंसे या उसे क्वेश्चन करे। वो सीरियस आवाज में एक्सप्लेन करता है कि वो उसे रेस्क्यू करने आया है क्योंकि वो उसे डिस्ट्रेस में लग रही थी। वो उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है। उसकी फिंगर्स ऑटोमेटिकली डॉल को पकड़ लेती हैं, जिसका फैब्रिक सरप्राइजिंगली सॉफ्ट होता है। वो धीरे से बोलती है कि ये क्यूट है, बिना एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट देने का इंटेंशन रखे। वो थोड़ा हेड टिल्ट करके पूछती है क्या ये वही टेडी बेयर है जिसके साथ वो पहले सोती थी। फिर रुक जाती है और तुरंत उस बात को डिनाई कर देती है। ध्यान से देखने पर वो नोटिस करती है कि उसकी बेली पर स्टिचिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे किसी ने जल्दी में सिल दिया हो। वो कहता है कि ये गिफ्ट है और कॉन्फिडेंटली बोलता है कि अगर वो इसके साथ सोएगी तो उसे कभी नाइटमेयर नहीं आएगा। वो उसे देखकर थोड़ी शौक हो जाती है उसकी सीरियस टोन पर। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये उसने खुद बनाया है। ये बात एक पुरानी मेमोरी को वापस ले आती है जिसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसे याद आता है जब वो सालों पहले टॉय स्टफिंग के पास खड़ी थी और मिचेल ने आके पूछा था कि वो क्या कर रही है इतनी चाइल्डिश चीज को देखते हुए। उसने सार्कास्टिकली पूछा था क्या वो क्यूट बनने की कोशिश कर रही है जबकि वो इस एज के लिए बड़ी हो चुकी है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अपनी औकात याद रखो और ऐसे काम मत करो जो तुम्हारी एज को सूट नहीं करते। उस वक्त वो खुद को स्टूपिड फील कर रही थी। वो जल्दी से वहां से हट गई थी और एक्सक्यूजेस देने लगी थी। मेमोरी धीरे धीरे फेड हो जाती है जब वो टेडी को पास लाकर टाइटली हग करती है। वो धीरे से थैंक यू बोलती है, बहुत हल्की आवाज में, लेकिन सच में। बोमाया बस सिर हिला देता है जैसे उसने ये एक्सपेक्ट किया हो। थोड़ी देर के बाद वो कैजुअली एडमिट करता है कि वो पहले सिर्फ इसलिए भाग गया था क्योंकि उसका काम करने का मन नहीं था। वो एग्जैजरेशन के साथ साय करता है और नहीं सुपर लीन करके पूछता है क्या वो दोनों साथ भाग चले। वो उसे ऐसे देखती है जैसे स्ट्रिक्ट बनना चाहती हो लेकिन एक्चुअली थोड़ी अम्यूज हो रही होती है। वो कहती है कि अडल्ट्स अपने काम से नहीं भागते। वो तुरंत बोलता है कि फिर ये भागना नहीं है, किडनैपिंग है। इससे पहले कि वो रिएक्ट करे वो उसे उठाकर अपने शोल्डर पर डाल लेता है जैसे चावल की बोरी हो।
वो जोर से चिल्लाती है और कहती है उसे नीचे उतारो, उसकी बैक पर मारते हुए फ्रस्ट्रेशन में। दूसरी तरफ जय नहीसू की जगह काम संभाल रहा होता है और एप्रन पहनता है। ओनर उसे देखकर सरप्राइज होती है और कहती है क्या वो फिर से टेम्पररी वर्कर बनने आया है। वो उसे देखकर कहती है कि इस रेट पर वो यहाँ अटैच्ड हो जाएगा। वो पूछती है कि वो फुल टाइम क्यों नहीं ज्वाइन करता। जय स्कॉफ करता है और कहता है कि वो प्रीमियम लेबर है, जैसे वो बहुत वैल्यूएबल हो किसी एक जगह के लिए। ओनर सिर्फ स्मर्क करती है और कहती है जब काम बिजी होगा तो उसे सिगरेट ब्रेक का लग्जरी नहीं मिलेगा। वो कहती है उसने उसे पहले ही स्मोक करते देख लिया था जब शॉप ओपन भी नहीं हुई थी। वो सजेस्ट करती है कि अभी ही स्मोक ब्रेक ले लो वरना बाद में चांस नहीं मिलेगा। जय उसके साथ बाहर चला जाता है और उसकी एटीट्यूड से थोड़ा अम्यूज होता है। वो वॉल के सहारे खड़ा होता है, सिगरेट हाथ में लेकर चुपचाप स्मोक करता है। वो रोड को देखते हुए सोचता है कि कुछ लोग डेट पर जाते हैं और कुछ लोग ग्रिल साफ करते रह जाते हैं। वो हल्की सी हंसी करता है और कहता है कि जिन लोगों के पास कोई होता है वो किसी और चीज़ की परवाह नहीं करते। वो कंक्लूड करता है कि ऐसे लोगों को अकेला ही छोड़ देना चाहिए। जैसे ही वो स्मोक एक्सहेल करता है उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। उसे लगता है कोई पास में है और वो तुरंत मुड़कर देखता है। वो सरप्राइज होता है किसी को शैडो से आते हुए देखकर। दूसरी तरफ बॉम ताइहा नहीसू के साथ रोड पर चल रहा होता है बिना कुछ अनयूजुअल नोटिस किए। नहीसू उसके साथ चल रही होती है और अपने थॉट्स में लॉस्ट होती है। वो नोटिस करती है कि जब वो अकेले चलती है तो उसे ही साइड होना पड़ता है, लेकिन अब बॉम ताइहा के साथ चलने पर लोग खुद साइड हो जाते हैं और सॉरी भी बोलते हैं। वो उसे देखकर थोड़ा फ्राउन करती है और सोचती है ये कितना अनफेयर है। उसकी नज़र उसके कॉलर पर जाती है और वो अचानक रुक जाती है। उसकी शर्ट थोड़ी खुली होती है और नेक पर मार्क्स दिख रहे होते हैं। वो उसे कहती है अपना हेड नीचे करो। वो कंफ्यूज होता है लेकिन मान जाता है। वो बिना वार्निंग उसकी शर्ट बटन कर देती है। बॉम ताइहा कंप्लेन करता है कि गर्मी लग रही है लेकिन वो इग्नोर करती है। वो धीरे से साय करता है और सांस लेने की कोशिश करता है। नहीसू धीरे से बोलती है कि लोग क्या सोचेंगे अगर उसे ऐसे देखेंगे। पास से गुजर रही लड़कियों का ग्रुप बॉम ताइहा को देखकर बात करता है। एक कहती है कि वो डेंजरस लगता है लेकिन अट्रैक्टिव तरीके से। दूसरी उसे तुरंत डांट देती है और कहती है कि वो पागल है। नहीसू सब सुन लेती है और इरिटेट हो जाती है। वो फिर से उसे हेड नीचे करने को कहती है और लास्ट बटन भी जोर से बंद कर देती है। बॉम ताइहा मिस्चिवस स्माइल करता है और कहता है कि वो जानबूझकर उसकी शर्ट टच कर रही है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है और मना करती है। वो उसे टीज करता है और याद दिलाता है कि उसने खुद कहा था कि उसने पहले शर्ट खोली थी। दोनों ऐसे ही आर्ग्यू करते रहते हैं। इस बीच एक शैडो उनका पीछा कर रही होती है। जय कस्टमर्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो सोचता है कि सेम प्रोफेशन के लोग एक दूसरे को ईजिली पहचान लेते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स से, जैसे पोस्चर, आंखें या रिएक्शन। वो एक्टिंग करता है जैसे ग्लास बॉटल गिरा रहा हो। पास खड़ा एक बुढ़ा आदमी उसे ईजिली पकड़ लेता है गिरने से पहले। जय तुरंत उसकी रिफ्लेक्स समझ जाता है और आंखें नैरो करता है। बुढ़ा आदमी कहता है केयरफुल रहो वरना चोट लग सकती थी। जय पोलाइट स्माइल करता है लेकिन अंदर ही अंदर उसकी मूवमेंट्स नोट करता है। वो वहां से चलने लगता है तब ओनर पूछती है कहाँ जा रहा है। कहती है कहीं वो काम से भाग तो नहीं रहा। जय स्माइल करता है और कहता है वो बस स्मोक के लिए जा रहा है। बाहर जाते ही जय टाइम वेस्ट नहीं करता। वो बुढ़े आदमी को जोर से वॉल के अगेंस्ट पुश करता है और उसका सिर पकड़ लेता है। वो गुस्से में कहता है कि वो पूरा दिन काम में बिजी था और पूछता है किसने उसे भेजा है। बूढ़ा आदमी हल्की सी स्मर्क करता है जैसे उसे मजा आ रहा हो। जय अंदर ही अंदर गाली देता है। समझ जाता है कि जो अजीब फीलिंग उसे पहले हुई थी वो सिर्फ उसका डाउट नहीं था, वो जानबूझकर किया गया था। वो चाहते थे कि वो नोटिस करे। वो सोचता है कि टारगेट वो खुद था या बॉम टेहा भी। उसी वक्त बॉम टेहा पास के एक नैरो एली में मुड़ता है। वो देखता है कि 3 लोग अजीब तरह से खड़े हैं, बिल्कुल अननेचुरल। वो लोग इतनी नॉइज कर रहे होते हैं जैसे जानबूझकर अटेंशन लेना चाहते हों। उसे लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि उन्हें नोटिस किया जाए। वो डिसाइड कर ही रहा होता है क्या करे, तभी नहीसू उसका नाम लेती है। वो तुरंत मुड़ता है और कैजुअली झुककर एक्ट करता है जैसे सब नॉर्मल हो। वो 1 सेकंड के लिए सोचता है कि सिचुएशन हैंडल करे या इग्नोर करे। उसने खुद को ट्रेन किया होता है कि पब्लिक में रिएक्ट ना करे, और क्योंकि नहीसू साथ में है वो डिसाइड करता है कि जब तक सिचुएशन सीरियस ना हो कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करे। लेकिन उसे सरप्राइज होता है जब नहीसू अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है भागो।
वो शॉक में उसे देखता है और पूछता है उसे कैसे पता चला। वो बस उसे कहती है जल्दी चलो। दोनों डिम स्ट्रीट्स में भागने लगते हैं। नहीसू के थॉट्स फास्ट चेंज होने लगते हैं। उसे रियलाइज होता है कि जो लोग हमेशा हंटेड रहते हैं वो दूसरों की आंखों में वही चीज पहचान लेते हैं। बॉम टेहा की आंखों में हमेशा वो हॉन्टेड लुक होता था। उसे याद आता है उसके स्कार्स कैसे गोल्डन क्रैक्स जैसे लगते थे। परफेक्ट नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग। उसकी सांस भी कभी कभी हेवी लगती थी, जैसे कोई बोझ हो। उसे नहीं पता कब, लेकिन कभी न कभी वो उसका पेन फील करने लगी थी, जैसे अपना हो। पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आती रहती है। वो सोचती है कौन लोग हो सकते हैं, लोन शार्क्स या कोई और डेंजरस लोग। शायद उसने किसी डेंजरस चीज में इन्वॉल्व होकर पैसे कमाए हों। वो नोटिस करती है कि रोड और ज्यादा डार्क और क्वाइट होती जा रही है। ज्यादातर शॉप्स बंद हो चुकी होती हैं। वो खुद को डांटती है कि उसे क्राउडेड जगह की तरफ ले जाना चाहिए था। वो कंफ्यूज होती है कि अब क्या करे। फुटस्टेप्स उनका पीछा करते करते एक जगह रुक जाते हैं जो एक अडल्ट होटल के पास होती है। एटमॉस्फेयर और टेंस हो जाता है। नहीसू अंदर जाती है और आसपास देखती है। वो हल्की सी रिलीफ फील करती है कि कम से कम एक शॉप ओपन है। वो अंदर ही अंदर थैंक गॉड बोलती है कि वो डेड एंड पर नहीं फंसी। बॉम टेहा कंफ्यूज होता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। नहीसू थोड़ी नर्वस होकर कहती है कि कुछ खरीदना है। बॉम टेहा थोड़ा डाउट से बोर्ड और लाइट्स देखता है और पूछता है क्या यहाँ कुछ लेने लायक है। शॉप का एनवायरनमेंट थोड़ा अजीब होता है, डिम लाइट्स और स्ट्रेंज आइटम से भरा हुआ। उसकी आंखों में थोड़ी अम्यूजमेंट आती है जब वो डिस्प्ले देखता है। वो समझ जाता है कि ये विमेन के हिडन डिजायर्स के लिए टूल्स हैं। नहीसू भी समझ जाती है और शर्म से फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं और उसे तुरंत रिग्रेट होता है। बॉम टेहा स्मर्क करता है और टीज करता है कि क्या वो उसके लिए इनफ नहीं है। ये सुनकर उसका हार्ट एकदम जंप करता है। वो शर्मा जाती है और उससे कहती है ऐसी बातें मत करो। वो कहती है उसे नहीं पता था कि ये कैसी शॉप है। वो दोबारा रूम को देखती है और उसका फेस और रेड हो जाता है। वो अजीब अजीब आइटम्स देखकर और ऑकवर्ड फील करती है। वो तुरंत नज़र हटा लेती है और रिग्रेट करती है कि उसे यहाँ ले आई। वो बिलीव नहीं कर पाती कि वो बिना सोचे समझे पहली ओपन शॉप में आ गई। बॉम टेहा हल्की सी हंसी करता है उसका एक्सप्रेशन देखकर। फिर वो क्यूरियस होकर पूछता है वो क्या खरीदने वाली थी। नहीसू ऑकवर्ड होकर बोलती है कुछ अडल्ट टॉय जैसा। ये सुनकर बॉम टेहा फिर से हंस देता है। नहीसू और ज्यादा शर्मा जाती है और सोचती है क्या वो बस सिचुएशन पर हंस रहा है। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और धीरे से कहती है कि यहाँ कितनी अजीब चीजें हैं। वो सोचती है कैसे लोग इन सब का यूज करते होंगे। ये सोचकर वो और अनकंफर्टेबल फील करती है। वो सोचती है दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। उसकी नज़र बॉम टेहा के हाथों कर जाती है और एक सेकंड के लिए उसकी इमेजिनेशन भटक जाती है। वो इमेजिन करती है कि वो बंधी हुई है और बॉम टेहा उसका फेस ऊपर उठाता है। पास में व्हिप की आवाज़ आती है। ये सोचकर उसका फेस बिल्कुल लाल हो जाता है। बॉम टेहा नोटिस करता है और टीज करता है कि उसका फेस पूरा रेड हो गया है। नहीसू तुरंत बोलती है कि ये सिर्फ लाइटिंग की वजह से है। वो पास आता है और पूछता है फिर सिर्फ फेस ही रेड क्यों है। नहीसू इरिटेट होकर कहती है चुप रहो और टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है आसपास देखते हुए। फाइनली उसने कुछ नॉर्मल चीज स्पॉट की, एक पेयर स्टॉकिंग्स, और तुरंत उन्हें उठाकर विक्ट्री जैसा फील किया। उसने बॉम टेहा को बुलाया, बोला कि वो इसी के लिए आई थी और पूछा क्या अब वो सैटिस्फाइड है। टेहा ने हल्का सा हेड टिल्ट किया, स्मर्क करते हुए पूछा क्या उसे सच में ऐसी चीजें पसंद हैं। नासू फ्रीज हो गई, उसकी जुबान अटक गई, समझाने की कोशिश करते हुए कि वो वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहा है। टेहा की हंसी स्टोर में गूंज उठी, जिससे उसकी एम्बैरेसमेंट अनबेरेबल हो गई। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा, वार्निंग दी कि वो हंसे नहीं, इंसिस्ट किया कि वो सीरियस है, लेकिन वो चकल करना बंद नहीं कर पाया। अंदर ही अंदर नासू फ्रस्ट्रेट हो रही थी, सोच रही थी कि वो उसकी बात मानने का ड्रामा भी नहीं कर रहा। वो उसे यहाँ सिर्फ इसलिए लाई थी क्योंकि उसे लगा था कि उसके साथ सेफ रहेगी, लेकिन अब वो ही उसे टीज कर रहा था। उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करके बॉम टेहा फिर से हंसा और पूछा क्या उसे और कुछ लेना है। नासू ने अपने हाथ फोल्ड किए और इरिटेशन के साथ हाँ कहा, फिर अंदर जाकर एक पैर कफ्स उठाया। उसने ठंडे टोन में कहा कि उसे किसी को लेसन सिखाना है, एक बड़ा डिसोबीडियंट बीस्ट जिसे टेम करना जरूरी है। उसने कहा कफ्स परफेक्टली फिट होंगे और इंसिस्ट किया कि वो खुद पेमेंट करेगी। बॉम टेहा ने उसे हल्की सी स्माइल के साथ देखा, सोचा वो गुस्से में क्यूट लग रही है और वो इस लुक को डिनाई नहीं कर पाया।
स्टोर से निकलने के बाद नासू ने बाहर झांककर एरिया स्कैन किया, चेक करते हुए कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। उसे शक था कि वो लोग अभी भी नियर बाय हो सकते हैं। वो डिसाइड कर रही थी घर जाना है या वेट करना है, लेकिन उससे पहले ही उसने बॉम टायहा का हाथ पकड़ लिया और उसे साथ खींच लिया। उसने लाउड सोचा कि जो लोग उनके पीछे थे वो अभी भी आसपास हो सकते हैं, सही मोमेंट का वेट करते हुए। अचानक वो दौड़ने लगी, बॉम टायहा को भी साथ खींचते हुए। बॉम टायहा ग्रिन के साथ उसके पीछे चला, उसकी सडन अर्जेंसी से अम्यूज्ड। डिम लाइट वाली स्ट्रीट में दौड़ते हुए नासू ने पूछा उसे क्या इतना फनी लग रहा है। उसने जवाब नहीं दिया, बस और ज्यादा स्माइल किया। उसके लिए ये सिचुएशन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी। उसका हाथ उसके हाथ में गर्म फील हो रहा था और उसके साथ ऐसे दौड़ना, चाहे हेल तक क्यों ना जाना पड़े, उसे बुरा नहीं लग रहा था। उसने प्लेफुल तरीके से उसे अपनी तरफ खींच लिया और ड्रामा करते हुए बोला कि वो डर गया है और उसे साथ भागने के लिए बोल रहा है। नासू ने आंखें घुमाई लेकिन दौड़ती रही जब तक वो एक कैरियोके बिल्डिंग तक नहीं पहुंच गए जो बंद शॉप्स के बीच में थी। उसने इधर उधर देखा और रिलीफ फील किया कि वो ओपन थी। वो कोई फैंसी जगह नहीं थी, एक पुरानी अंडरग्राउंड जगह जिसमें हल्का डैम्प स्मेल और डिम लाइट्स थीं, लेकिन सेफ फील हो रहा था। रूम में एंटर करते ही साइलेंस उनके आसपास सेटल हो गया। बॉम टायहा ने उसे क्यूरियस नज़र से देखा और पूछा कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता था। नासू कंफ्यूज हो गई और पूछा वो क्या कह रहा है। उसने जवाब दिया कि कोई उसके पीछे था, जिसके जवाब में नासू ने बस कहा कि वो थका हुआ लग रहा है, जिस पर वो डिसबिलीव से उसे देखने लगा। जब वो बोल रहा था उसका हाथ उसके हाथ से टच हुआ और धीरे से उसके फेस की तरफ बढ़ने लगा। चौंक कर नासू पीछे हटी और पूछा क्या वो कोई गिगलो है। बॉम टायहा ब्लिंक किया, अनश्योर कि उसने सही सुना या नहीं। वो सोचने लगा कि उसके छोटे से दिमाग में कैसे थॉट्स आते हैं। नासू ने फिर से अपना सवाल रिपीट किया, थोड़ी सी वरी के साथ। बॉम टायहा ने एब्रो उठाई और पूछा क्या वो उसे खरीदने का प्लान बना रही है। नासू फिर से फ्रीज हो गई, समझने की कोशिश करते हुए कि वो क्या कह रहा है। उसकी आवाज हल्की सी कांप गई जब उसने उसे क्लियरली बोलने को कहा। बॉम टायहा ने धीरे से साय किया, बोला कि वो वैसे भी बिलीव नहीं करेगी, लेकिन वो उसकी फर्स्ट है। वो उसके करीब झुक गया, उसकी सांस उसके नेक को टच कर रही थी। नासू टेंस हो गई और उससे बोला कि ऐसा ना करे और ऐसी बातें भी ना बोले। उसने कहा शायद लड़कों को ऐसी बातें पसंद होती हैं लेकिन लड़कियों को नहीं। लेकिन जैसे ही वो और करीब आया उसका रिजॉल्व थोड़ा वीक पड़ गया। उसने महसूस किया कि शायद उसे इतना बुरा भी नहीं लग रहा। बॉम टायहा और करीब आया और उसे किस करके रोक दिया। किस सॉफ्ट था लेकिन काफी डीप भी। जब वो थोड़ा पीछे हुआ वो फिर उसके नेक की तरफ गया और नाहू थोड़ा सा फ्लिंच कर गई। उसने उसे देखकर पूछा क्या ये उसका पहली बार है ऐसी जगह पे किस करना। उसने हाँ में सर हिलाया। उसने फिर पूछा क्या ये पहली बार उसके साथ भी है। वो फिर से हल्का सा हंसा और हाँ कहा। अंदर ही अंदर बॉम टायहान जानता था कि नासू बस वही सुनना चाहती है जो वो चाहती है। उसने फिर से हाँ कहा। उसने कभी पहले ये सब नहीं किया था, कभी किसी वुमेन के साथ अडल्ट स्टोर नहीं गया, कभी हैंडकफ्स नहीं खरीदे, कभी किसी ऐसी चीज को डिजायर नहीं किया जो उसकी नहीं थी, और कभी किसी से इतनी नफरत भी नहीं की। लेकिन उसके साथ सब कुछ अलग लग रहा था। उसने हल्की सी स्माइल के साथ उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसका हाथ धीरे से उसके चेस्ट पर था। उसने धीमी आवाज में कहा कि वो दोनों इतने सिमिलर हैं कि शायद कोई और उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों थे। उसने सॉफ्टली पूछा कि वो क्या सोचती है, क्या वो उसे अपने साथ ले जाएगी। चाहे ये सब सिर्फ एक इल्यूजन ही क्यों ना हो, वो उसके लिए रो चुकी थी और वो उसकी वजह से टूट चुका था। उसने प्रॉमिस किया कि इस लव की थिन लाइन पर वो उसके लिए रोएगा और टूटेगा, लेकिन वो उसे इतना पुश न करे कि वो दूर हो जाए। उसने उससे कहा कि वो उसे प्यार करे, उसे अपनी सारी फर्स्ट एक्सपीरियंसेस देने दे और उसे सिखाए कि अडल्ट की तरह प्यार का मतलब क्या होता है। बाहर रात और गहरी हो गई। बाद में सीन शिफ्ट होता है आहरी की तरफ, जो अपने अपार्टमेंट में बैठी थी। उसे याद आया कि वो पहले स्ट्रीट पर चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है जब उसने उनकी तरफ देखा। उसने बॉम टायहा को देखा जो नाहू को अपने शोल्डर्स पर उठाकर चल रहा था और दोनों आपस में आर्ग्यू कर रहे थे। अचानक उसने अपनी नज़र आहरी की तरफ की और हल्का सा स्माइल किया, जैसे उसकी प्रेजेंस एक्नॉलेज कर रहा हो। वो स्माइल उसके दिमाग में तब तक रही जब तक वो नज़र से गायब नहीं हो गए और वो वहीं फ्रीज खड़ी रह गई। रोड पर एक छोटी सी लड़की अपने टेडी बेयर को पकड़े हुए थी। तब उसने आगे कुछ नोटिस किया। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं और वो रुककर फिर छोटे छोटे कदम लेते हुए उसकी तरफ दौड़ने लगी, उसे टेडी कहकर बुलाती हुई।
उसका फादर घबरा गया और उसे रोकने के लिए चिल्लाया, बोला रुक जाओ, गिर जाओगी। उसने उसे जल्दी वापस आने को कहा। उनके सामने बॉम टायहा खड़ा था, लंबा, स्ट्रॉन्ग, अपने हाथ में वही टेडी बेयर पकड़े हुए जो उसने नाहू के लिए लिया था। छोटी लड़की उसके सामने रुक गई और बड़ी क्यूरियोसिटी भरी आंखों से उसे देखने लगी। अपनी इनोसेंट आवाज में उसने पूछा, क्या टेडी बनी का फ्रेंड बनना चाहता है, जो स्टफ्ड टॉय वो अपनी बाहों में टाइटली पकड़े हुए थी। उसका फादर, जो उसके पास बैठा था, पसीने से भीगने लगा। बॉम टायहा की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और सिचुएशन से ओवरवेल्म्ड हो गया। शर्मिंदा होकर आदमी ने जल्दी से बॉम टायहा से माफ़ी मांगी। नर्वस टोन में बोला कि उसकी बेटी अभी छोटी है और उसे डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं था। बॉम टायहा ने बुरा मानने के बजाय हल्की सी स्माइल के साथ दिया। वो उसके लेवल तक झुक गया, प्रिटेंड करते हुए कि टेडी सच में बनी का फ्रेंड बनना चाहता है। उसने सॉफ्टली पूछा, क्या बनी भी ये चाहेगी? छोटी लड़की का फेस चमक उठा, उसकी स्माइल बिल्कुल प्योर थी और उसने पूछा, क्या टेडी बनी को हग कर सकता है फ्रेंडशिप के लिए? ब्याम टायहा ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, टेडी को बनी को बड़ा सा हग देना पसंद होगा। नासू, जो पास खड़ी थी, चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी नज़र पहले छोटी लड़की के हैप्पी फेस पर रुकी, फिर धीरे से बॉम टायहा के एक्सप्रेशन पर शिफ्ट हो गई। उसकी स्माइल में वार्मथ थी और उसने उसके अंदर कुछ गहरा फील करवाया। अचानक उसे एक पुरानी याद आई। एक मेमोरी जो उसने कब का दबा दी थी, वापस सरफेस पर आ गई। उसे वो मोमेंट याद आया जब वो सब हो रहा था। अगर वो कभी मदर बनी होती, शायद सब कुछ अलग होता। शायद वो इतना एम्प्टी फील नहीं करती। लेकिन ये होपफुल थॉट्स कब के रियलिटी ने तोड़ दिए थे। उसे याद आया डॉक्टर ने कभी कुछ कहा था जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, कि वो शायद ये समझ नहीं पा रही थी कि वो वापस नहीं जाना चाहती या वापस जा ही नहीं सकती। ये वर्ड्स उसे ब्लेड की तरह चुभे थे और अब याद आते ही उसने अपनी नज़र झुका ली और थोड़ा साइड मुड़ गई, अपना एक्सप्रेशन छुपाते हुए बॉम टायहा के पीछे चली गई। ब्याम टायहा ने उसके बिहेवियर में चेंज नोटिस किया। उसकी साइलेंस और डिस्टेंट लुक उसे मिस नहीं हुई, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। जब वो दोनों स्टेयर्स चढ़ने लगे, तब उसने फाइनली पूछा, क्या वो ठीक फील कर रही है? नासू ने क्वाइटली सिर हिलाकर कहा, वो ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, इस बार क्या वो उससे गुस्सा है? उसने फिर मना कर दिया। उसकी आवाज़ सॉफ्ट थी पर थोड़ी डिस्टेंट। मूड हल्का करने के लिए बॉम टायहा ने टेडी बियर उठाया और उसके सामने हिलाकर टीज किया कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो रिपीट नहीं करेगा। उसने हाफ जोकिंग टोन में बोला कि वो बताए क्या गलत है। नासू ने मना किया और बोला ये उसके बारे में नहीं है। उसने धीरे से कहा कि कुछ चीज़ें सिंपल नहीं होती एक्सप्लेन करना। फिर बिना वार्निंग के उसने टेडी बियर को साइड कर दिया, लेकिन वो स्टेयर्स पर गिर गया, जिससे बॉम टायहा थोड़ा सरप्राइज हो गया। टेडी को ग्राउंड पर देखकर नासू भी थोड़ा शॉक हो गई और उसे उठाने के लिए झुकने लगी, लेकिन बॉम टायहा ने इंस्टिंक्टिवली उसका रिस्ट पकड़ लिया और उसे हल्की फोर्स से वॉल के अगेंस्ट रोक दिया। उसकी आवाज़ धीमी हो गई जब उसने कहा कि वो फिर उसके बारे में सोच रही है, कोई जिसे वो क्लियरली भूलना चाहती है। नासू ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गिल्ट दिख रहा था। उसने धीरे से सॉरी बोला। उसे डिनाई नहीं कर पाई, उसकी साइलेंस सब कुछ कह रही थी। ब्याम टायहा ने उसे डिसबिलीफ में देखा। उसकी आवाज़ हल्की सी टूट गई जब उसने उसका सॉरी रिपीट किया। समझ नहीं पाया कि उसने डिनाई भी नहीं किया। कुछ पल पहले सब कुछ कितना लाइट था। उसे याद आया कैसे वो दोनों हंस रहे थे, टीज कर रहे थे और वॉल पर छोटी छोटी बातें लिख रहे थे। एक चाइल्डिश गेम की तरह एक दूसरे के नाम कट कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए सब सिंपल लग रहा था। बॉम टायहा को सच में लगा था कि उस मोमेंट में सिर्फ वो दोनों ही हैं, न पास्ट न पेन, सिर्फ वो। इमोशन में आकर वो झुक गया और उसे किस किया। किस डीपन हो गया एक डेस्परेट लॉन्गिंग के साथ जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। नासू का हार्ट फास्ट बीट करने लगा। एक अजीब वार्मथ उसके अंदर स्प्रेड होने लगी। उसका बॉडी इमोशन के रश से कांप रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ चिल्लाया कि ये गलत है। उसकी अनईजीनेस फील करके ब्याम टायहा रुक गया। नासू ने फिर उसे जेंटली पुश किया और ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोला कि वो बाकी रास्ता खुद चल सकती है। उसने उसकी तरफ भी नहीं देखा, लेकिन उसकी टोन में फर्मनेस थी। उसने उससे कहा कि वो आज के लिए चला जाए, उसे टाइम चाहिए। ब्याम टायहा कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़र उसके फेस पर थी, फिर ग्राउंड पर पड़े छोटे टेडी बियर पर चली गई। वो झुककर टेडी उठाता है, उसे कुछ पल साइलेंटली देखता है, फिर उसकी तरफ मुड़ता है।
वो कहता है सेफ घर पहुंचना। उसकी आवाज़ काम थी पर इमोशन से हैवी। फिर वो मुड़कर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। एक और जगह पर एक गार्ड रिपोर्ट दे रहा था, बोल रहा था कि दोनों यंग मास्टर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसने बड़े वाले को डिस्क्राइब किया कि वो शायद ज़्यादा हार्डवर्किंग नहीं है, लेकिन नेचुरली शार्प और क्विक विटेड है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेंस के साथ है और हर सिचुएशन में क्विकली अडेप्ट कर लेता है। फिर उसने छोटे मास्टर के बारे में बात की। ये सुनते ही उसे एक मेमोरी याद आई, क्योंकि वो पहले बॉम टाइहा का पीछा कर रहा था। बॉम टाइहा ने उसे वार्न किया था, टीज करते हुए पूछा था क्या उसे फील नहीं होता कि कोई उसे देख रहा है। प्रेजेंट में गार्ड ने एक्सेप्ट किया कि कभी कभी उसे सच में ऐसा लगता है जैसे वो खुद चेयरमैन को देख रहा हो। सीन फिर नासू की तरफ शिफ्ट होता है। वो अपने वर्क प्लेस पर थी और मोटेल ओनर से बात कर रही थी। ओनर ने उसकी थकान नोटिस की और काइंडली बोला कि उसकी क्वालिफिकेशंस के साथ वो उसे कहीं भी रेकमेंड कर सकता है। उसने कहा वो उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज देखेगा, लेकिन सॉफ्टली ये भी पूछा कि क्या उसकी हेल्थ इतना काम हैंडल कर पाएगी। बाद में रेस्टोरेंट ओनर भी उससे बात करता है, पूछता है क्या वो अभी भी दूसरी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही है। जब उसने हल्का सा सिर हिलाया तो वो फ्राउन कर गया और बोला यंग होने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को इतना थका दो। उसने कहा ये ओवरवर्क बाद में प्रॉब्लम बनेगा और उसे और काम देने के बजाय उसने डिसाइड किया कि अगले महीने उसकी सैलरी बढ़ा देगा, उसकी मेहनत को देखते हुए। नासू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके वर्ड्स अटक गए। उसके थॉट्स हैवी हो गए। उसने खुद को याद दिलाया कि उसने दूसरों की हेल्प भी एक्सेप्ट की थी। कभी उसने सोचा था कि अगर वो साथ रहने की जगह मिल जाती तो शायद सब कुछ अलग होता, लेकिन उसने कभी उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हर बार जब उसने उसे हर्ट किया वो रीजन के नाम पर था और हर बार उसने खुद को जस्टिफाई करने के लिए किया। उसने खुद से बार बार कहा कि उसने सब कुछ ट्राई किया, कि जब वो दूर हुई वो इसलिए था क्योंकि उनके बीच का ट्रेजेडी अनअवॉइडेबल था। उसने उसे बहुत दूर पुश किया, फिर भी वो पास रहना चाहता था। शायद उसे लगता था कि वो कुछ न कुछ हैप्पीनेस फिर भी ढूंढ सकते हैं, चाहे वो परमानेंट ना हो। उसके थॉट्स उन क्वाइट मोमेंट्स पर रुक गए जो उन्होंने साथ स्पेंड किए थे। उसकी हंसी की वार्मथ, उसकी स्माइल की सॉफ्टनेस, वो मेमोरीज अभी भी इतनी रियल लगती थीं कि फेड नहीं हो रही थीं। इस बीच एलिस में टाई ही नजर आया। उसके फेस पर इरिटेशन था जब वो एरिया को देख रहा था, कंप्लेन करते हुए कि ये जगह कितनी बेकार है। उसने गार्ड से पूछा क्या ये बिल्डिंग उसके पैदा होने से पहले बनी थी। उसने स्कॉफ किया कि मेंटेन करने से बेहतर है सब तोड़ देना। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस जैसे इम्पोर्टेंट इंसान को एक लड़की की वजह से ऐसी जगह पर टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। उसने गहरी सांस ली और माना कि वो यहाँ आने का रिग्रेट करने लगा है। फिर एक डिस्डेनफुल स्मर्क के साथ बोला कि अगर उस आदमी ने उसे ऐसी रन डाउन जगह पर काम करने दिया है तो शायद वो उसके लिए सिर्फ एक प्लेथिंग ही है। गार्ड ने अचानक उसकी बात काट दी और उसका ध्यान किसी चीज की तरफ दिलाया। उसने बाहर एक यंग वुमन की तरफ इशारा किया जो झुकी हुई चुपचाप गार्बेज उठा रही थी और बोला कि वही लड़की है। तैहाई ने भौएं से कोड़ी और उस डायरेक्शन में ध्यान से देखा। जब उसकी नज़र फाइनली उस पर टिक गई, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया। वो वहाँ थी, नासू, चुपचाप अपने आसपास सफाई करते हुए, बिल्कुल अनअवेयर कि कोई उसे दूर से देख रहा है। जैसे ही तैहाई ने उसे गाबित साफ करते देखा, उसकी नज़र उस पर थोड़ी देर ज्यादा टिक गई। उसने धीरे से अपने स्पेक्टिकल्स एडजस्ट किए, जैसे बिना ग्लास के बीच में आए उसे क्लियर देखना चाहता हो। उसकी आंखों में हल्का सा मौकरी था, जैसे वो उसे देखकर अम्यूज हो रहा हो, थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग तरीके से। उसका गार्ड जो पास खड़ा था अनईजी लग रहा था, क्योंकि उसे पता था तैहाई का मूड अनप्रिडिक्टेबल होता है। तैहाई ने उसे देखते हुए पूछा क्या उसका कोई बच्चा है, जिसका गार्ड ने कामली मना किया। फिर उसने पूछा क्या डिवोर्स फाइनलाइज हो गया है, और कॉन्फर्मेशन मिलते ही उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन और डिसडेन के बीच बदल गया। उसने उसे ध्यान से ऑब्जर्व किया, उसके चलने और रहने का तरीका देखते हुए बोला कि सब कुछ थोड़ा टैकी लग रहा है, बिल्कुल उसके कपड़ों की तरह। उसकी टोन कैजुअल थी लेकिन एरोगेंस से भरी हुई। उसने पूछा वो अपने बाल ऐसे क्यों बांधती है, कहकर कि ये बहुत रूरल और गांव जैसा लगता है। उसकी आवाज़ में इरिटेशन थी जब उसने बोला कि उसे लगा था कि अब तक वो अपना दिमाग खो चुकी होगी, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह इंसेन नहीं हुई। उसने गैस किया कि वो किसी तरह अभी भी होल्ड कर रही है। वो अपने आप से बोलता रहा कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो कंप्लीटली टूट चुकी होगी, लेकिन वो इतनी बुरी हालत में नहीं लग रही। फिर तैहाई ने गार्ड की तरफ मुड़कर पूछा क्या यही उसका वर्क प्लेस है। गार्ड ने हाँ कहा और बताया कि ये एक पार्ट टाइम जॉब है और उसके पास और भी जॉब्स हैं। तैहाई ने ऑर्डर दिया कि उसका पूरा स्केड्यूल पता करो और उसे रिपोर्ट करो, कहकर कि वो काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है।
इस बीच नासू को उसके कोल्ड इंटेंशन का बिल्कुल पता नहीं था और उसने बॉम्ब तैहाई को एक चीयरफुल मैसेज भेजा, टेडी बेयर के लिए थैंक्स बोलते हुए। उसने लिखा कि उसके थॉटफुल गिफ्ट की वजह से कल रात उसे कोई बुरा सपना नहीं आया। उसकी टोन सॉफ्ट और ग्रेटफुल थी, जैसे उस छोटी सी चीज ने उसके रेस्टलेस हार्ट को शांत कर दिया हो। सीन फिर तैहाई की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपनी माँ की तरफ भागते हुए दिख रहा था, अनयूजुअल लाइटनेस के साथ। उसने उसे वार्मली हग किया और उसकी स्माइल इस बार सच में जेन्युइन थी। उसकी माँ खुश भी थी और आंखों में आंसू भी थे। कह रही थी कितना टाइम हो गया उन्हें मिले हुए। उसने सोचा 2 साल से ज्यादा हो गए होंगे। उसने प्यार से उसका फेस पकड़ा और पूछा क्या उसे पता है वो कितनी वरिड थी और कितना मिस किया उसने जब से वो वापस आया। उसकी आवाज़ प्यार से भरी हुई थी। जब उसने पूछा वो इतने टाइम कैसे रहा और क्या वो अब्रॉड अच्छा रह रहा था, उसने हल्की सी हंसी के साथ उसके नेक पर कॉलर नोटिस किया और टीज किया कि उसने ये भी ले लिया जब वो ध्यान नहीं दे रही थी। तैहाई ने स्माइल की और उसका हाथ पकड़कर बोला कि उससे और क्या एक्सपेक्ट करती है, पूछते हुए वो किसका बेटा है। फिर उसने उसे कॉम्प्लीमेंट किया कि डायरेक्टर बेक अभी भी उतनी ही ब्यूटीफुल हैं। उसकी माँ उसे प्यार से साइड ले गई और पूछा क्या कंपनी के काम सीखने का जो उसने बोला था वो ठीक चल रहा है। तैहाई ने आंखें घुमाईं और बोला फैमिली मीटिंग में वर्क की बात बोरिंग होती है। उसने कहा काम मुश्किल नहीं है, बस टीडियस है। फिर उसकी माँ ने उसकी लेग के बारे में पूछा और ये सुनते ही उसका एक्सप्रेशन टाइट हो गया। उसने फोर्स्ड स्माइल के साथ बोला सब ठीक है, सिर्फ एक इरिटेटिंग इंसान है जो बार बार उसके रास्ते में आता है। उसने कहा सोचने जैसा कुछ नहीं, चेयरमैन को बस सब कुछ उसे दे देना चाहिए। उसने कंप्लेन किया कि ओल्ड मैन क्यों उसकी पेशेंस टेस्ट करता रहता है। उसकी माँ ने उसका नाम थोड़ा शार्प टोन में लिया और उसे रोक दिया। उसने कहा चेयरमैन जल्द ही उससे पर्सनली बात करेगा, लेकिन वो पहले ही वार्न करना चाहती है। चेयरमैन चाहता है कि तैहाई उसकी जगह एक एग्जीबिशन अटेंड करे। उसकी माँ ने ऐड किया कि तैहाई अच्छी तरह जानता है इसका मतलब क्या होता है। तैहाई एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसके दिमाग में थॉट्स घूमने लगे। चेयरमैन बॉम्ब तैजो हमेशा स्ट्रिक्ट और रिजर्व्ड रहा था, इतना कि अपने बेटे को भी ओपनली सक्सेसर नहीं मानता था। वो कभी अपनी फैमिली के बारे में पब्लिक में बात नहीं करता था, प्रेस को भी अलाउ नहीं करता था और किसी को कुछ गेस नहीं करने देता था। अब अचानक अपने बेटे को इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने भेजना, ये एक बड़ा चेंज था। तैहाई को रियलाइज हुआ कि वो आदमी जो कभी उससे प्यार से नहीं देखता था, अब फाइनली उसे बेटा ट्रीट कर रहा है। उसे इस आयरनी पर हंसी आई और बोला ये ऑब्वियस है। उसे अजीब लगा कि वो इतनी नॉर्मल चीज से इतना खुश हो रहा है, एक बाप का अपने बेटे को एक्सेप्ट करना। उसने सोचा कि उसे उस आदमी को प्रोवोक करना है, सबसे इरिटेटिंग और ह्यूमिलिएटिंग तरीके से, देखने के लिए वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन उसने माना कि वो ऐसी बुरी चीजें करने का आदी नहीं है। वो हमेशा मिसचीफ और मैलिस के बीच एक लाइन रखता था, लेकिन इस बार वो उस लाइन को क्रॉस करने को रेडी था। उसका एक्सप्रेशन हार्ड हो गया और सीन एक क्वाइट रेस्टोरेंट पर शिफ्ट हुआ। ओनर ने नासू से वरिड टोन में बात की, बोला एरिया की सिक्योरिटी पहले से ही वीक लग रही है, लेकिन अब और भी अनसेफ लग रही है। उसने मेंशन किया कि बड़े बड़े आदमी सूट्स में एलीज में घूम रहे हैं जो अनईजी फील दे रहे हैं। उसने पूछा क्या वो आज अकेले घर जाएगी और सजेस्ट किया किसी को साथ के लिए बुला ले। जब नासू थोड़ी कंफ्यूज लगी, ओनर ने हंसकर टीज किया और उसके यंगर लवर का जिक्र किया, पूछते हुए वो आज उसे लेने क्यों नहीं आ सकता। बाद में अपने छोटे से घर पर नासू बेड के एज पर बैठी थी। उसकी नज़र टेडी बियर पर टिकी हुई थी। उसका दिल गिल्ट और सैडनेस के मिक्स से हैवी लग रहा था। उसने धीरे से कहा कि शायद गलती सबसे पहले उसी से हुई थी, लेकिन फिर भी उसे पूरा दिन इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं थी। वो खुद से बोलने लगी कि पहले वो उससे रेगुलरली बात करता था, चाहे वो रिप्लाई ना करे, चाहे वो कितना भी बिजी हो, वो हमेशा उसके लिए टाइम निकालता था, इवन अगर सिर्फ एक पल के लिए ही सही। और वो उस क्वाइट कंफर्ट की आदत डाल चुकी थी। लेकिन जब उसने फाइनली हिम्मत करके पहले मैसेज किया, उसकी साइलेंस उसे एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हर्ट कर गई। उसे याद आया कैसे वो फ़ोन को देखते हुए वेट करती रही, एक रिप्लाई की होप में जो कभी नहीं आया। एक टाइम था जब बिना रिप्लाई एक्सपेक्ट किए मैसेजेस भेजना नॉर्मल था। उसने उस इनडिफरेंस को उनके बॉन्ड का हिस्सा मान लिया था, लेकिन अब वो हर्ट कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल अचानक उस कोल्डनेस के अगेंस्ट क्यों रिएक्ट कर रहा है जिसे वो पहले टॉलरेट करती थी। उसकी इमोशंस जो उसे लगता था कब का हार्ड हो चुकी हैं, उसकी वजह से इतनी ईजिली मेल्ट हो गईं। उसने टेडी बेयर को टाइटली हग किया और धीरे से कहा कि वो ठीक नहीं है। इस बीच बॉम्ब टायहा एक रूम में फॉर्मल ड्रेस पहने खड़ा था, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हुए। जे जो उसके पास खड़ा था हेजिटेट करते हुए बोला कि यंग मास्टर को ये करने की ज़रूरत नहीं है,
उसने बार बार कहा कि वो आंसर करे वरना वो लड़की अपसेट हो जाएगी। बॉम टायहा ने हल्की सी सांस ली, उसकी डिटर्मिनेशन समझते हुए। बॉम टायहा ने हल्का सा स्माइल किया और बोला कि वो बस देखना चाहता है आगे क्या होगा, और मीटिंग रूम के अंदर चला गया। गेस्ट को ग्रीट करते वक्त उसका दिमाग पास्ट में चला गया। उसने सोचा वो टाइम जब वो अपने फादर के थॉट्स, डिसीजंस और छोटी इमोशनल चेंजेस को इंस्टिंक्टिवली समझ लेता था। उसे याद आया जब वो छोटा था, भीगा हुआ, इंजर्ड और खून से भरा हुआ था, फिर भी वो उनके बीच के उस टेरिफाइंग बॉन्ड को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने कड़वाहट से सोचा कि ब्लड रिलेशंस कितने फ्राइटनिंग होते हैं। उसे ये सोचकर नफरत थी कि वो दोनों इतने सिमिलर हैं कि वो उस आदमी में खुद को देख सकता है जिसे वो डिस्पाइज करता है। बॉम टायहा ने चुपचाप सोचा, क्या उसने अलग बनने की कोशिश ज्यादा कर दी? शायद उस प्रोसेस में उसने अपने फादर को समझने की एबिलिटी खो दी। टाइजू ने कामली बोला कि उसकी माँ की एग्जिबिशन जल्दी होने वाली है और बहुत गेस्ट्स आएंगे। उसने कहा कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत हो सकती है और बॉम टायहा को उनके साथ रहने का ऑर्डर दिया। जब वो बाहर निकला उसके थॉट्स फिर नासू की तरफ चले गए। उसे याद आया कैसे उसने उसे टीज़ किया था, कहकर कि वो टेडी बेयर को हग करके सोए। वो नखरे से बोली थी कि क्या वो उसे बच्चा समझता है जो ऐसी सिली चीज़ करेगी। वो हल्का सा हंसा था, याद करते हुए कैसे उसने टॉय वापस उस पर फेंक दिया था। उसके दिमाग में अपनी ही इमेज आई, ब्लीडिंग और एग्जॉस्टेड। उसने सोचा कितना अजीब है कि जब भी वो थकी हुई लगती है उसे भी थकान महसूस होती है, जैसे उनकी एग्जॉशन शेयर्ड हो। उसने धीरे से साय किया और माना कि वो चाहता है नासू उसे सबसे दूर ले जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। उसे याद आया कैसे उसने एक बार पूछा था, क्या वो ऐसा टाइप है जो दूसरी लड़कियों के साथ टाइम पास करता है। उसने उस वक्त उसका टोन प्लेफुल समझा था, लेकिन वो सवाल उसके दिल में रह गया। वो ऐसा इंसान नहीं था। फिर भी इस वक्त भी वो ये सोचकर परेशान था कि कहीं वो उसे गलत ना समझ रही हो। उसने सोचा शायद वो रातों में अपनी फीलिंग्स को जोड़कर खुद को संभाल रही होगी, जैसे कॉटन के टुकड़े जोड़ती हो। उसके दिमाग में एंग्शियस थॉट्स घूम रहे थे जब उसने डोर हैंडल पकड़ा। जैसे ही उसने डोर खोला उसकी सांस रुक गई। जो उसने देखा वो वहीं फ्रीज हो गया। जैसे ही बॉम टायहा ने बेडरूम का डोर धीरे से खोला, वो सच में सरप्राइज हुआ जब उसने नाहसू को देखा जो उसके कपड़ों में लिपटी हुई वहां लेटी थी। उसका छोटा सा बॉडी कर्ल हुआ था, जैसे वो दुनिया से खुद को छुपा रही हो। वो धीरे से अंदर आया जैसे किसी डेलिकेट मोमेंट को डिस्टर्ब करने से डर रहा हो। उसके हल्के फुटस्टेप्स फ्लोर पर पड़ रहे थे। वो कोशिश कर रहा था उसे डिस्टर्ब ना करे, फिर भी जैसे उसे उसकी प्रेजेंस महसूस हो गई। नाहसू की हल्की सी आवाज़ आई। उसने कहा वो पास ना आए। उसने उसका नाम सॉफ्टली लिया, जैसे बिना देखे ही उसे पहचान लिया हो। उसने धीरे से कहा कि उसे पता है वही है, लेकिन वो आज उससे मिलने वाली नहीं है। उसकी आवाज़ में थकान और इमोशन था, लॉन्गिंग और डिसअपॉइंटमेंट के बीच का कुछ, जैसे वो अपनी और उसकी लिमिट तक पहुंच चुकी हो। उसने बॉम टायहा का पुराना टेडी बेयर पकड़ा हुआ था जो उसने उसे कभी दिया था। उसने उसे अपने से चिपका लिया जैसे वो बहुत प्रेशियस हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने पूछा वो सिर्फ उसके ड्रीम्स में ही क्यों आता है। उसने कल, परसों और हर रात के बारे में बोला, कहकर कि हर ड्रीम सेम लगता है। उसने सॉफ्टली कहा कि जब भी वो सपने में उससे मिलने जाती है वो उस तक पहुंचने से पहले ही उठ जाती है। उसने कहा जब वो उसकी तरफ नहीं बढ़ता तो उसे लगता है जैसे सिर्फ वही वहां खड़ी वेट कर रही है। उसने फिर उसका नाम लिया और उसे उस प्रॉमिस की याद दिलाई जो उसने कभी किया था कि वो आएगा चाहे जगह कोल्ड हो, छोटी हो या अनकंफर्टेबल हो। उसने उसके लिए जगह भी बनाई थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर बॉम टायहा के दिल में तीखी सी चुभन हुई। उसने कहा कि वो उसके कॉल्स का जवाब भी नहीं देता और ये उसे उससे भी ज्यादा हर्ट करता है जितना वो एक्सेप्ट करना चाहती है। उसकी आवाज़ में चुपचाप दर्द था, जैसे वो काफ़ी टाइम से अकेले सब सह रही हो। बॉम टायहा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो सीधा उसके पास आकर उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। उसने धीरे से अपने हाथ उसके शोल्डर्स के अराउंड रखे और उसे अपने पास खींच लिया। अचानक उस वार्मथ से नाहसू डर गई, उसकी सांस रुक गई और उसने तुरंत उसका नाम लिया। उसने याद दिलाया कि उसने मना किया था अंदर आने से, पूछते हुए वो उसकी बात क्यों नहीं सुनता। इवन ड्रीम्स में भी वो उसका सर प्यार से पकड़कर उसका फेस ऊपर करता है, लेकिन वो इंस्टिंक्टिवली अपना चेहरा फेर लेती है, उसकी आंखों में नहीं देख पाती। उसके मन में उसने एक सच एक्सेप्ट किया जो वो काफ़ी टाइम से दबा रही थी। उसे उसका इतना काइंड होना पसंद नहीं था, क्योंकि वो उसे डरा देता था। उसे डर था कि अगर वो उसे बार बार दूर जाने को बोलेगी तो शायद वो सच में चला जाएगा।
इसी डर की वजह से वो उसे पुश करती थी, इवन जब वो खुद नहीं चाहती थी। बीएम तायहा उसकी गर्दन के पास झुक गया, उसकी स्किन पर हल्की सी लिप्स ब्रश करते हुए, और वो कांप उठी जब उसने वहां किस किया। उसकी वार्मथ उस पर ऐसे प्रेस हो रही थी कि उसके फिंगर्स अपने आप कर्ल हो गए। जब उसके लिप्स फाइनली उसके लिप्स तक पहुंचे, उसने किस को और डीपन कर दिया, जैसे उसका पूरा बॉडी जल उठा हो। उसने महसूस किया एक ट्रेम्बलिंग सा रश उसके फिंगर्स तक जा रहा है, और बीएम तायहा ने उसका हाथ पकड़कर इंटरट्वाइन कर लिया। जब उसकी टंग उसके लिप्स को टच करके अंदर गई, नहीसू को लगा जैसे वो मेल्ट हो रही हो। उसे लगा ये ड्रीम आज कुछ ज्यादा ही इंटेंस है, पहले से काफी ज्यादा रियल। उसने उसके बॉडी का वेट फील किया, उसकी ब्रेथ की हीट, सब कुछ इतना रियल लग रहा था। उसे हैरानी हुई कि ये सब इतना सॉलिड, इतना वार्म, इतना रियल कैसे लग रहा है। वो शर्माते हुए सोचने लगी कि इवन अगर ये ड्रीम है तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रियल लग रहा है। वो कंफ्यूज थी कि वो इतना क्लोज क्यों आ रहा है। बीएम तायहा मूव हुआ, जिससे वो हल्की सी फ्लिंच कर गई और कंफ्यूज हो गई। उसे हैरानी हुई कि वो अभी तक जागी क्यों नहीं। यूजुअली ऐसे मोमेंट्स तुरंत ब्रेक हो जाते थे। वो उसका फेस देखने लगी, धीरे धीरे उसके फीचर्स को नोटिस करते हुए। उसने धीरे से उसका नाम लिया, और जब उसने जवाब दिया, उसकी आंखें थोड़ी वाइडन हो गई। उसने फिर पूछा क्या वो सच में वही है, और उसने फिर कंफर्म किया। तीसरी बार पूछने पर भी जब उसने जवाब दिया, उसने शेकी सा ब्रेथ लिया और बोला ये ड्रीम ही होगा। उसने कहा कि वो लकी होगी क्योंकि रियल लाइफ में वो उससे इतना क्लोज टोन में बात नहीं करता। बीएम तायहा ने उसका रिस्ट जेंटली पकड़ा और फिर से पास आया। उसका माइंड कंफ्यूज हो रहा था, और वो धीरे से कहने लगी कि प्लीज बोल दो ये ड्रीम है। उसने रूम को देखा, उसका टेडी बेयर वही था जो बीएम तायहा ने दिया था। उसने जो पहना था वो एक्चुअली उसकी शर्ट थी। उसके सॉक्स बेड के पास पड़े थे, और उसकी ब्लैंकेट भी उसके ओल्ड क्लोथ से बनी थी। वो धीरे से बोली कि वो उसके कॉल्स का जवाब नहीं देता और ये उसे हर्ट करता है। बीएम तायहा सिर्फ स्माइल कर रहा था और पूछा वो क्या चाहती है। जब उसने उसके शोल्डर पर सॉफ्टली लिप्स ब्रश किए, वो गैस्प कर उठी। सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि उसे समझ आ गया कि ये ड्रीम नहीं हो सकता। वो पैनिक हो गई और उसे रुकने को बोला। उसने उसके क्लोथ्स लेने के लिए सॉरी बोला और प्रॉमिस किया कि वो सब ठीक से वॉश करके रिटर्न करेगी। वो इतनी फ्लस्टर्ड थी कि पीछे हटने लगी और गिर गई बेड पर। बीएम तायहा धीरे से उसके पास आया और उसे उठाने लगा। उसने कहा कि वो हमेशा भागती है, पर वो हमेशा उसे पकड़ लेगा। उसने टीज करते हुए कहा कि ये उसकी पर्सनालिटी को सूट करता है। जब उसने उसका अपर गारमेंट हटाया, वो ठंडी हवा से कांप उठी। बीएम तायहा उसके पास झुककर उसके स्किन पर किस करने लगा। उसकी ब्रेथ हैवी हो रही थी, और उसने कहा कि उसका माइंड भी कंफ्यूज हो रहा है। उसने बेल्ट लूजन की और उसे पास खींच लिया। उसने धीरे से कहा कि उसे पुश मत करो। नहीसू का बॉडी अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल कर रहा था। उसने उसे किस किया और टाइटली पकड़ लिया। उसने धीरे से कन्फेस किया कि जब वो उसे दूर करती है उसे बहुत हर्ट होता है। नहीसू उसे पकड़कर ब्रेथलेस हो रही थी। वो इतनी ओवरवेल्म थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो उसका नाम लेते हुए कह रही थी कि प्लीज टीज मत करो, पर वो रुक नहीं रहा था। बाद में उसने इनडायरेक्टली कमेंट किया और नहीसू ने कंप्लेन किया कि वो उसे इतना प्रेस कर रहा है कि उसका बॉडी रिएक्ट कर रहा है। उसका माइंड ब्लैंक हो रहा था और वो प्रॉपर्ली ब्रीथ भी नहीं कर पा रही थी। बीएम तायहा उसका फेस देखते हुए पूछ रहा था क्या वो किसी और के बारे में सोच रही है। वो एम्बैरस हो गई और मना करने लगी, पर वो उसके पास आया और फिर से उसे पकड़ लिया। वो स्टटर करते हुए मना कर रही थी, पर वो रुक नहीं रहा था। वो उसका नाम लेते हुए कह रही थी कि वो सोच भी नहीं पा रही। फाइनली उसने गिव अप कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही। बाद में वो थक कर साय करने लगी। बीएम तायहा ने हर्ट टोन में कहा कि उसे गलत मत समझो। नहीसू ने उसका फेस टच करके सॉरी बोला। उसका फेस रेड हो गया और वो पीछे हट गया। नहीसू कंफ्यूज थी कि जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो फिर क्यों जा रहा है, पर वो फिर से उसके पास आया बिना हेजिटेट किए। सीन चेंज होता है जहां एक लड़की उसे टीज कर रही होती है कि वो आज ज्यादा खुश लग रहा है। वो इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करता है और अपनी माँ की बात याद करता है। लड़की उसे चिढ़ाती है और कहती है कि वो कोई खास नहीं है। वो सिर्फ हल्की सी स्माइल करता है। वो लड़की फ्लर्ट करते हुए पूछती है क्या वो सीरियस हो जाएगा अगर वो उससे अच्छा बिहेव करे, पर वो सीधा मना कर देता है कि वो उसका टाइप नहीं है। फिर सीन वापस आता है जहां नहीसू उसके ऊपर आराम से लेटी होती है।
वो धीरे से पूछता है क्या वो जाग रही है। वो कहती है हाँ, पर उसे लगता है कि वो बहुत डीप स्लीप में थी। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी सिचुएशन को लेकर। बियाम थाई ने धीरे से पूछा क्या वो ब्रेकफास्ट बना दे, लेकिन नाहिसू ने मना कर दिया, इनडायरेक्टली बोलते हुए कि उसके हाथ का खाना हमेशा थोड़ा सॉल्टी, थोड़ा स्वीट और थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। बियाम थाई हल्की सी हंसी के साथ बोला कि वो ऐसे मोमेंट्स में सरप्राइजिंगली ऑनेस्ट हो जाती है। उसने थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में कहा कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं कि उसकी वाइफ उसे फ्राइड राइस तक बनाने नहीं देती, जिस पर नाहिसू ने इरिटेट होकर उसे ऐसे बातें ना करने को बोला। बोमथाई ने ऐड किया कि उसे बुरा लगता है कि वो उसके साथ शावर भी नहीं करना चाहती, जिससे नाहिसू शर्म और गुस्से में चिल्लाने लगी। आखिर में दोनों उठकर बाहर जाने के लिए रेडी होने लगे और बोमथाई उसे टीज करता रहा। नाहिसू उसकी टीजिंग इग्नोर करते हुए फ्रेश लग रही थी। बियामथाई ने उसे देखा और बोला कि उसे सच में बुरा लगता है कि वो उसका हाथ तक नहीं पकड़ना चाहती। अचानक नाहिसू ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे सरप्राइज कर दिया और इनडायरेक्टली बोला कि चलो निकलते हैं। उसकी आंखों से बचती हुई नाहो उसके बड़े गर्म हाथ की फीलिंग महसूस कर रही थी, जो उसे इमोशनल तरीके से छू रही थी। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा क्या कभी वो किसी बच्चे का हाथ पकड़कर चलेगा जो उस जैसा दिखता हो इस मेसी और कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में। उसने चुपचाप सोचा क्या वो भी ऐसे फ्यूचर का सपना देखता होगा। उसने अपने आप से कहा कि अगर वो उसे हमेशा अपने साथ रहने को बोले इस मेसी अनहैप्पी लाइफ में, तो शायद वो ऐसा फ्यूचर छोड़ दे। नाहिसो के दिल में अचानक एक ग्रीड सी जगी। उसने सोचा शायद उसे कहना चाहिए कि सब कुछ छोड़कर बस उसके साथ रह जाए, ऐसे ही क्वाइटली जीते हुए। वो हल्की सी मुस्कुराई इस इमेजिन्ड फ्यूचर को सोचकर, अपने मन में बोमथाई को बुलाते हुए। उसने खुद को याद दिलाया कि ये एक ऐसी बात है जो उसने कभी बोलने का प्रॉमिस नहीं किया। उसने इमेजिन किया एक छोटी सी बेटी जो बोमथाई जैसी दिखती हो और उसके साथ खुशी से खेल रही हो। और उसने सोचा कि किसी को प्यार से बर्बाद करना एक बार ही काफ़ी था, लेकिन उसे बर्बाद करना उसका दिल तोड़ देगा जिसे वो सह नहीं पाएगी। फिर भी कुछ पल ऐसे थे जब उसका दिल दुख जाता था उस प्यारे फ्यूचर के ख्याल से जहां उस जैसी किसी की जगह नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो घर पर अपने डैड से कंप्लेन कर रही है। वो उसकी बात को इग्नोर करती है और कहती है बकवास मत करो, और पूछती है कि वो वहाँ क्यों जाएगी। उसके डैड ने जवाब दिया कि उसके लिए अच्छा होगा उस घर के करीब जाना। ये भी बताया कि चेयरमैन का बेटा भी उसकी एज का है। लड़की ने प्रोटेस्ट किया और उसे याद दिलाया कि उसके ग्रैंडफादर ने मना किया था कि बॉम्ब नाम वाले फैमिली से कभी रिलेशन ना रखे। तब उसके डैड ने पूछा कि कितना पुराना वार्निंग है, और कामली बोला कि कल रात वो सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि अब ये वार्निंग वापस ले लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि उससे उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए क्योंकि ये बेनिफिशियल हो सकता है। लड़की चिल्लाई और बोली ऐसी बकवास बातें मत करो, जबकि डैड ने कंधे उचकाकर कहा कि वो इससे हाँ समझ लेगा। लड़की फिर से फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाई और मना करती रही। सीन शिफ्ट होता है बियामथाई पर जो गुस्से में था और उसने एक ग्लास गार्ड पर फेंका। ग्लास टूटकर जमीन पर बिखर गया और टाई गुस्से से घूरता रहा। उसने गार्ड से कहा जो बोला है वो दोबारा रिपीट करे। उसने उसका चेहरा पकड़कर अग्रेसिवली पूछा कि वो आदमी उसकी मदर की एग्जीबिशन में क्यों जा रहा है। उसकी आवाज़ गुस्से और डिसबिलीफ से भरी हुई थी। दूसरी तरफ बियामथाई घर पर अपनी शर्ट पहन रहा था, हर बटन कामली बंद करते हुए। जब वो रेडी हो गया तो सीढ़ियां उतरने लगा जहां हर स्टेप पर रोज पेटल्स बिखले हुए थे। नीचे आते हुए उसकी नज़र सोफा पर रखे टेडी बियर पर पड़ती है। वो एक पल के लिए रुकता है और नाहिसू की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती है, उसकी वो बात कि वो उसकी कॉल्स इग्नोर करता है और ये उसे कितना हर्ट करता है। बियामथाई हल्की सी मुस्कान के साथ इस याद को महसूस करता है। जब वो टेडी बियर को टच करता है उसे और क्लियरली समझ आता है कि नाहिसू उसे सच में पसंद करती है। सीन फिर नाहिसू पर शिफ्ट होता है जो काम कर रही होती है जब उसका फ़ोन रिंग करता है। वो सोचती है क्या बियामथाई का कॉल है। वो कहती है इस टाइम पर तो वो काम में बिजी होना चाहिए, फिर क्यों कॉल करेगा। वो हेजिटेट करती है और फ़ोन उठाती है। उसके अंदर एक अजीब सा फ्लटर फील होता है। दूसरी तरफ बोमथाई पेपर वर्क कर रहा होता है और फ़ोन वाइब्रेट होते ही तुरंत उठाता है। नाहिसू का नाम देखकर उसका चेहरा खिल उठता है। उसने पहले एक फ़ोटो भेजी थी अपने पेपर वर्क की जिसमें ड्रामेटिक स्क्रिबल्स थे और मैसेज किया था कि वो काम नहीं करना चाहता। नाहिसू इस फोटो को देखकर मुस्कुराती है और सोचती है ये बस एक सिली डूडल है। वो सोचती है वो हर चीज़ में अच्छा है लेकिन ड्राइंग में बिल्कुल बेकार है। वो रिप्लाई करती है कि बकवास बंद करो और प्रॉपरली काम करो। बोमथाई तुरंत रिप्लाई करता है जैसे वो वेट कर रहा था। वो अपनी कॉफ़ी पीते हुए फ़ोटो भेजता है और कहता है कि कैफ़ीन से रिचार्ज हो रहा है। नाहू हंसी रोकने की कोशिश करती है और उसकी चाइल्डिश बिहेवियर पर हैरान होती है। बाद में बोमथाई एक और फोटो भेजता है और कहता है कि मीटिंग खत्म हो गई।
नाहिसू काम पर फोकस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बार बार वाइब्रेट करता रहता है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर हो क्या रहा है और वो इतना मैसेज क्यों कर रहा है। वो सोचती है पहले भी वो मैसेज करता था, लेकिन अब फोटोज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये अजीब लग रहा था, खासकर उस इंसान के लिए जो यूजुअली ज्यादा शेयर नहीं करता। कहीं ना कहीं ये उसे एक ऐसे हस्बैंड जैसा लग रहा था जो अपनी वाइफ को रीअश्योर कर रहा हो कि वो बाहर जाकर कुछ गलत नहीं कर रहा। वो साय करती है और सोचती है क्या उसे भी एक फोटो भेजनी चाहिए। नाहू थोड़ी हेजिटेट हुई जब उसने फ़ोन उठाया, सोचती हुई कि कौन सा एंगल और लाइटिंग सही रहेगा। शॉप का ओनर उसे क्यूरियस नज़र से देखने लगा। मन ही मन सोचता हुआ कि नाहू अचानक मीट की फ़ोटोज़ क्यों ले रही है। नाहू ने एक पल के लिए सोचा, फिर डिसाइड किया कि अपना हाथ भी फ्रेम में डालना चाहिए ताकि फ़ोटो नेचुरल लगे। उसने फ़ोटो क्लिक की और बॉम टायहा को भेज दी, मैसेज के साथ कि वो ढंग से खाना खाए। सीन फिर बॉम टायहा पर आता है, जो एक एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा होता है। उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है और वो पोलाइटली 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज़ ले लेता है। जैसे ही उसने नाहिसू का मैसेज खोला, उसकी आंखें तुरंत सॉफ्ट हो गईं। फोटो में उसका हाथ दिख रहा था और उसे देखकर उसके दिल में एक गर्माहट सी फील हुई। वो उसकी उंगलियों को ज़रूरत से ज़्यादा देर तक देखता रहा और उसके दिल में एक हल्का सा अजीब सा एहसास जाग गया। उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई जो वो छुपा नहीं पाया। सीन पर ताही पर शिफ्ट होता है। उसका रूम स्मोक, खाली बॉटल्स और टूटे हुए ग्लास से भरा हुआ था। पूरा माहौल केओस और फ्रस्ट्रेशन से भरा था। ताही उस सब के बीच पड़ा हुआ था, तेज सांस लेते हुए और आसपास के मेस को देख रहा था। उसने चुपचाप सोचा कि उसने कुछ फीलिंग्स को गलत समझ लिया था, उन्हें अफेक्शन समझ बैठा था। उसे लगता था कि उसके फादर ने उसे गुस्से में दूर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि उसके फादर को अभी भी उसकी परवाह है। उसने सोचा था कि उसके फादर को डर होगा कि उसका बेटा गलत रास्ते पर न चला जाए। उसने खुद को ये मनाने की कोशिश की थी कि फादर की ठंडी आंखों के पीछे कहीं न कहीं उनका दिल अपने बेटे की तरफ झुकता है। लेकिन अब ताही को समझ आ गया कि वो चेयरमैन को बिल्कुल नहीं जानता। उसने धीरे से कहा कि उसका फादर ऐसा इंसान है जो अपने दोनों बेटों की मौत देखकर भी पलक न झपकाए। ताही ने धीरे से कहा कि वो कभी एक अच्छा बड़ा भाई बनना चाहता था। वो चाहता था कि बॉम टायहा बिना डेंजर और मौत के खौफ के जी सके। उसे लगता था कि सब कुछ छीन लेने के बाद भी बॉम टायहा अपनी औकात समझ लेगा, लेकिन अब बॉम टायहा अपनी असली नेचर बिना किसी झिझक के दिखा रहा था। ताही ने दांतों को भींच लिया और कड़वा सच माना कि उसके पास खेलने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कार्ड भी नहीं है। बॉम टायहा किसी और जैसा बहुत ज्यादा लगता था और चाहे ताही कुछ भी कर ले, वो अपनी किस्मत से बच नहीं सकता था। जब डिस्पेयर उसे घेर रहा था तब नाहिसू का चेहरा उसके दिमाग में आया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। ताही ने अचानक अपने गार्ड की तरफ मुड़कर उसे एक काम करने को कहा। गार्ड कंफ्यूज हो गया, समझ नहीं पाया कि बॉम टायहा को प्रोवोक करने का मतलब क्या है। ताही ने कामली कहा कि अगर बॉम टायहा सिर्फ नाहिसू के साथ खेल रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो सीरियस है तो ये सिचुएशन एक डेंजरस गेम बन सकती है। गार्ड ने याद दिलाया कि सेकंड यंग मास्टर को पता चला तो वो चुप नहीं बैठेगा, लेकिन ताही ने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि उस औरत को बचाने के चक्कर में पागल होना भी कोई अलग बात नहीं है। उसने गार्ड को ऑर्डर दिया कि जो बोला है वही करे और इंसिस्ट किया कि उन्हें कुछ बुरा करना होगा। सीन फिर जे और बॉम टायहा पर शिफ्ट होता है। जे अनकंट्रोलेबली हंस रहा था बॉम टायहा के रिएक्शन को याद करके। उसने बोला कि बॉम टायहा ऐसा लग रहा था जैसे किसी टेररिस्ट ने उसे थ्रेटन किया हो। उसने मजाक में कहा कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसके अंदर बॉम्ब लगा हो जो हर 5 मिनट में रिपोर्ट न देने पर फट जाएगा। बॉम टायहा हल्की सी हंसी के साथ बोला कि शायद नाहू पहले हर्ट हुई होगी। जे को याद आया कि उसने पहले भी बॉम टायहा को एडवाइस दिया था जब वो टूट चुका था। जे ने उसे देखा और पूछा क्या उसे पता है कि फर्स्ट लव कभी सक्सेसफुल नहीं होता। बॉम टायहा ने उसकी तरफ लाइटर फेंका और बोला स्मोक कर। जे ने कहा वो इतना पागल नहीं है कि अपने एम्प्लॉयर के सामने स्मोक करे, लेकिन बॉम टायहा ने फिर ऑर्डर दिया। जे ने हार मान ली और सिगरेट जला ली। जे ने पूछा क्या उसे पता है कि फर्स्ट लव कितना पेनफुल होता है लड़कों के लिए। बॉम टायहा ने कैजुअली कहा कि उसका कोई फर्स्ट लव नहीं है, फिर धीरे से बोला कि नाइसू उसे पसंद करती है। जे इरिटेट हो गया और बोला अगर बोलना नहीं है तो पहले ही बता देता। जे ने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि हर किसी का फर्स्ट लव उसे क्लूलेस और स्टूपिड बना देता है। जब लोग जानते भी हैं कि वो कितने पैथेटिक बिहेव कर रहे हैं, फिर भी वो प्यार को सब कुछ समझने लगते हैं। उसने पूछा कि बाद में लोग कितनी बुरी तरह टूट जाते हैं। जे ने अपने पास्ट को याद करके बोला कि शायद वो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो यंग था। उसने सब कुछ दे दिया था, फिर भी उसे छोड़ दिया गया। ये समझना बहुत पेनफुल था कि जो भी पहली बार उसने दिया वो सिर्फ उसके लिए एक पासिंग मेमोरी बन गया।
जे ने माना कि अब उसके लिए पैसे प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पैसे ने कभी उसे धोखा नहीं दिया, इसलिए वो फ्रीली डेट करेगा जब तक 30 का नहीं हो जाता। उसके बाद वो एक रिच ओल्डर वुमन ढूंढेगा और आराम से लाइफ जिएगा। बोम टाइहा उसकी मेसी लॉजिक पर हल्की सी हंसी हंसा। जे ने ऐड किया कि शायद वो किसी ओल्डर लड़की को ढूंढेगा। फिर बोम टाइहा को बोला कि जितना चाहे अभी डेट कर ले जब तक चांस है। जे ने कहा कि अगर अब चांस मिस कर दिया तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। बोम टाइहा ने शांति से सिर हिलाया और बोला कि वही उसका प्लान है। फिर उसने जे से पूछा कि उसने चेयरमैन को उसके बारे में कितना बताया है। सीन एक शांत मोटेल पर शिफ्ट होता है। ओनर हल्की नींद में थी जब उसने दरवाज़ा खुलते सुना। वो घबराकर खड़ी हुई गेस्ट को वेलकम करने के लिए, लेकिन एंट्रेंस पर खड़े लंबे और खामोश आदमी को देखकर जम गई। उसने पूछा, क्या वो रात के लिए रुकेगा? उस आदमी ने पोलाइटली माफ़ी मांगी और कहा कि वो एक लेडी के बारे में कुछ पूछना चाहता है। जब बोम टाइहा जे से पूछ रहा था कि उसने चेयरमैन को क्या बताया, तब वो एक पल के लिए रुक गया और अपने शब्दों को सोचने लगा। जे ने पूछा कि उसे कब से पता है, जिस पर बोम टाइहा ने कहा कि काफ़ी टाइम से। जे ने धीरे से गाली दी और बोला कि उसने उसे पूरी तरह से फूल बना दिया। उसने सोचा कि इसलिए उसने उसे इतनी फ्रीडम दी थी, चाहे वो इतना एफर्ट नहीं कर रहा था, और फिर भी उसने कभी कुछ कहा नहीं या इंटरफियर नहीं किया। बोम टाइहा ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि वो क्या सोच रहा है। जे ने जवाब दिया कि वो बस ये सोच रहा था कि यंग मास्टर कितना मिजरेबल होगा दो ऐसे लोगों के बीच फंसा हुआ जो उस पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। इस बात पर बोम टाइहा हल्की सी हंसी हंसा और आयरनी फील की। जे ने फिर पूछा कि चेयरमैन आखिर सोच क्या रहा है, लेकिन बोम टाइहा ने कोई जवाब नहीं दिया और नोटिस किया कि जे उसकी आंखों से बच रहा है। जे ने फिर पूछा कि वो इतनी सिचुएशन में भी इतना रिलैक्स्ड कैसे रह सकता है, क्या उसे बिल्कुल डर नहीं लगता? थोड़ी देर चुप रहकर जे ने माना कि सच में उसे डर लगता है, क्योंकि उसने चेयरमैन के बारे में बहुत कुछ सुना है। बोम टाइहा ने पूछा, क्या सुना है? जे ने कहा कि ज्यादातर रूमर्स बस बेकार बातें हैं, कुछ सॉलिड नहीं है जिसे पूरी तरह से ट्रस्ट किया जा सके। उसने समझाया कि लाइफ कोई मूवी या स्टोरी नहीं होती, पास्ट हर बार एक इंसान से दूसरे तक जाते हुए बदल जाता है। फिर भी पूरी तरह बिलीव न करने के बावजूद इतना काफ़ी है कि अनईजी फील हो। पुरानी बातें होने के बाद भी ऐसे इंसान के साथ डील करना जिसका फेस और प्रेजेंस इतना पावरफुल हो कि वो कुछ भी कर सकता हो, किसी को भी डरा सकता है। बोम टाइहा ने जे का शुक्रिया किया कि सब जानते हुए भी वो उसका साथ दे रहा है। जे हंस पड़ा और बोला, अच्छा है कि उसे पता है कि वो हमेशा उसके साइड में था। उसने पूछा, अब आगे क्या करेगा? उसने कहा कि सब कुछ एक्सपोज हो रहा है और टेंशन भी बढ़ रही है, स्पेशली बड़े भाई की तरफ से। बोम टाइहा ने इस बात को इग्नोर किया और सोचा कि देखा जाएगा क्या होता है, वो इतनी आसानी से लाइन क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन उसने ये भी सोचा कि असली प्रॉब्लम नहिस सू है, जो खुद ही उस लाइन के आगे निकल चुकी है। इस वजह से उसके पास उसे प्रोटेक्ट करने का चांस ही नहीं बचा। उसने उसकी बातें याद की, जब उसने कहा था कि ठंड हो या जगह छोटी हो वो फिर भी आएगा। उसने ये भी कहा था कि वो उसका सामान वहां रख सकती है, लेकिन वो कभी नहीं गया और उसकी कॉल्स भी इग्नोर करता रहा। ये याद उसे अंदर से चुभ गई। फिर भी बोम टाइहा हल्की सी हंसी हंसा और बोला, सब ठीक है, क्योंकि नाहिसू उसे पसंद करती है। जे ने कहा कि थोड़ा सीरियसली लो, लेकिन बोम टाइहा फिर हंसा। उसने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है जब उसने फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचा हो। सिर्फ सोचने से फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चाहे उसके पास विनिंग सिचुएशन हो, फिर भी वो उसे यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अपने दिल से नहीं जीत सकता। इसलिए वो बस उसकी मर्जी के हिसाब से चलने का डिसाइड करता है, और अगर उसकी एक ही विश हो तो वो ये है कि वो उसे हर हाल में मुस्कुराते देखे। सीन फिर एक थग पर शिफ्ट होता है जो कॉल रिसीव करता है। वो पूछता है, क्या उसे एक लड़की को लाना है? वो पूछता है, क्या उसे यहाँ काम पर लगाना है, और क्यों बात अचानक किसी और की लड़की पर आ गई? वो कहता है, बस उसे भेज दो, और इतना फस क्यों हो रहा है? वो बोलता है कि एक प्रिटी फेस के लिए काफ़ी जगह होती है यूज़ करने के लिए। लेकिन ये सब उसे थोड़ा सस्पिशियस लगता है। एक लड़की पर इतना फोकस और केयर देखकर उसे डाउट होता है। सीन फिर होटल पर शिफ्ट होता है जहां कोई बोम टाइहा को रोकता है। वो पूछता है क्या कर रहा है और कहता है बॉस बुला रहा है, तुरंत चलना होगा। बोम टाइहा को देखकर वो माफ़ी मांगता है और कहता है उसने सोचा था कि वो बस एक बच्चा है। वो कहता है कि उस आदमी में एक डेंजरस ऑरा है, लेकिन साथ ही वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया हो, एक अजीब मिक्स ऑफ डेंजर और अट्रैक्शन। बोम टाइहा इस बात पर हल्की सी हंसी हंसा।
वो आदमी पूछता है वो कहाँ से है और कहता है उसकी पर्सनालिटी देखकर लगता है कि वो लड़ सकता है। वो कहता है कि शायद वो अपनी बहन के पास आया होगा प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी पीछे से वही थग आता है और उसे जल्दी करने को बोलता है। कहता है काम इम्पॉर्टेंट है और वेट नहीं कर सकता। वो आदमी कहता है कि वो आ रहा है। जाते हुए वो बॉम टाइसा को कहता है अपना ख्याल रखना और अगर कभी फिर इस लाइन में काम किया तो मिलेंगे। सीन फिर नाहीसू पर शिफ्ट होता है जो बॉम टाइहा के बारे में सोच रही होती है। अचानक सीन चेयरमैन की बेटी पर आता है जो पूछती है क्या उसके फादर सच में पागल हो गए हैं। वो इरिटेट होकर कहती है कि वो उसे किसी अननोन लड़के से मिलने और क्लोज होने को कह रहे हैं। वो सोचती है क्या होगा अगर वो आदमी साइको निकला। वो गुस्से में कहती है कि उसका फादर बिजनेस कनेक्शन के लिए उसे यूज कर रहा है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है क्या वो सच में इतना डिसलाइक करती है और कहती है कि फिर भी वो उसी से चिपक जाएगी। वो कहती है कि वो क्लियरली उस फैमिली में इंटरेस्टेड है, जिससे चेयरमैन की बेटी और इरिटेट हो जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि उसने उसे देखा भी नहीं, फिर इतनी नफरत क्यों। चेयरमैन की बेटी कॉन्फिडेंटली कहती है कि उसे देखने की ज़रूरत नहीं है ओपिनियन बनाने के लिए। वो कहती है कि उसने उस फैमिली के एक दो नहीं कई लोग देखे हैं। वो कहती है कि वो थाई फैमिली से है और उसे पूरा यकीन है कि सब एक जैसे ही होंगे। वो कहती है कि उन सब में एक सेम एटीट्यूड होता है, जैसे वो सबसे स्पेशल हैं। वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दुनिया उनसे नीचे है। वो कहती है कि वो लोग बिल्कुल बदतमीज़ होते हैं और औरतों को सीरियसली नहीं लेते। ऊपर से वो ऐसे टाइप का आदमी भी होगा जिसका सिर्फ प्रेजेंस ही किसी का एपेटाइट खत्म कर दे। वो बिना कोशिश के एरोगेंस और एंटाइटलमेंट झलकाने वाला इंसान लगता था। इस बीच बॉम टाइहा नासू को पकड़े हुआ था जब वो तेज सांस ले रही थी, उस मोमेंट के टेंशन को महसूस करते हुए। उसने उसे एक गहरा और लंबा किस दिया, अपनी पकड़ मजबूत रखते हुए, जब नासू बार बार उसका नाम लेती हुई सांस संभालने की कोशिश कर रही थी। बॉम टाइहा एक कदम पीछे हटा और समझाया कि आज पूरी तरह रिप्लाई करना मुश्किल होगा, लेकिन जब भी फ्री मोमेंट मिलेगा वो चेक करेगा। उसने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो फिर भी उसे मैसेज करती रहे। नासू ने कंसर्न के साथ पूछा क्या वो इतना बिजी है। बॉम टाइहा ने इस बात को हल्का दिखाने की कोशिश की, सीधा मना कर दिया, लेकिन बोला कि उसका दिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई डॉग को लीश से हर तरफ घसीट रहा हो, हर डायरेक्शन में खींचा जा रहा हो। उसने उसे बोला कि वो ये ना कहे कि वो सच में हर्ट है, जबकि नासू ने उसे कहा कि इतनी ड्रामाबाजी बंद करे। बॉम टाइहा ने नासू को उनके प्रॉमिस की याद दिलाए कि अगर कुछ भी हो तो वो उसे कॉल करेगी। उसने रीज़न दिया कि अडल्ट्स के लिए हर दिन लगभग सेम होता है और अगर वो इसलिए हेसिटेट करे कि वो बिजी होगा या डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे बिना झिझक कॉल करना चाहिए और वो उस पर पूरा ट्रस्ट करेगा। उसने वो स्प्रिंग याद की जब दोनों अनयूजुअल तरीके से बिजी थे और कहा कि उस वक्त भी सिर्फ थोड़ी देर एक दूसरे के पास रहना ही उसके लिए काफ़ी था। नासू को लगा कि अभी सब कुछ स्मूथली चल रहा है और उनके बीच की रिस्की डिस्टेंस फिलहाल काफ़ी है। सिर्फ एक दूसरे की प्रेजेंस का चुपचाप एहसास ही उसके अंदर कुछ गहरा जगा देता था, कम से कम अभी तक। जब बॉम टाइहा मीटिंग्स अटेंड कर रहा था और नासू अपना रूटीन काम कर रही थी। बाद में जब नासू ने काम खत्म किया और बाहर निकली, बारिश देखकर उसने सोचा क्या बॉम टाइहा अम्ब्रेला लेकर गया होगा। अचानक उसका फ़ोन बजा और होटल ओनर की आवाज़ लाइन पर सुनाई दी। होटल ओनर ने उसे नाम से बुलाया और कंफर्म किया कि वो वही नासू है। उसने बताया कि जब वो जॉब ढूंढने के लिए डेस्परेट थी तब उससे एक बहुत अच्छी पोजीशन मिली थी। आर्ली पे बहुत अच्छा था और काम सरप्राइजिंगली ईजी था। लगता था कि एक पोजीशन अचानक खाली हो गई थी और सब लोग जल्दी में किसी को हायर करना चाहते थे। लेकिन उसने बीच में बोलकर कहा कि वो एक परफेक्ट लड़की को जानती है और प्रोसेस को रोक दिया। टाइम के साथ वो वहाँ के बॉस के काफ़ी क्लोज हो गई थी और नासू उसकी मदद के लिए बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रही थी। उसे समझ आ गया था कि ये सब उसके लिए बिना किसी हिडन मोटिव के किया गया है। अब उसने नासू से पूछा क्या वो ये जॉब ट्राई करना चाहेगी। अपॉर्चुनिटी और उस पर रखे गए ट्रस्ट को सोचते हुए नासू ने धीरे से हाँ कह दी और ओनर का शुक्रिया किया। उसने पूछा काम क्या है और ओनर ने कैजुअली बताया कि ये बेसमेंट लेवल कैरियोके प्लेस में रिसेप्शन का काम है। वीकेंड नाइट शिफ्ट होगी और बस ओपनिंग में हेल्प करनी होगी और सिंपल टास्क्स मैनेज करने होंगे। ओनर ने उसे याद दिलाया कि उसने पहले कहा था कि वो जॉब के लिए डेस्परेट है और हंसी में बोला कि ये एक अजीब कोइंसिडेंस लग रहा है। उसने कहा कि ये सब थोड़ा ज़्यादा ही परफेक्ट लग रहा है, जैसे कुछ ज़्यादा कन्वीनियंट हो, लेकिन फिर भी वो काम रहने की कोशिश कर रही थी। ओनर ने इंसिस्ट किया कि जगह को अर्जेंटली लोग चाहिए और मैनेजर आज ही इंटरव्यू लेना चाहता है। उसने पूछा क्या नासू फ्री है, जैसे ये मैटर तुरंत डिसाइड होना चाहिए। नासू ने थोड़ा सोचा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था।
ओनर ने फिर कहा कि अगर अभी डिसाइड नहीं किया तो मैनेजर किसी और को ले लेगा। उसने अर्जेंसी के साथ उसका नाम लेकर पूछा क्या वो ट्राई करेगी या चांस छोड़ देगी। नासू हेजिटेट हुई और सोचा पुरानी वाली वो होती तो क्या करती। उसने सोचा पुरानी नासू शायद इतनी अचानक मिली गुड लक पर डाउट करती, ऐसा लक जो उसे कभी मिला ही नहीं। और फिर भी अगर उसे अंदाजा होता कि पीछे कुछ बुरा हो सकता है तो भी शायद वो जाती। उसने सोचा पुरानी वो फिर भी जाती क्योंकि उसे अपनी सिचुएशन के होल्स पैच करने होते। लेकिन अब वाली नासू ने सीधा कहा कि वो जॉब ले लेगी और पूछा कहाँ आना है, जैसे उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब जो नासू वहां खड़ी थी वो ना हेजिटेट कर रही थी ना डर रही थी, क्योंकि बॉम टायहा से मिलने के बाद उसे लगने लगा था कि कोई उसे हमेशा वर्स्ट से बचा लेगा। बॉम टायहा ने जो दुनिया उसे दिखाई थी वो उसके लिए पहली बार इतनी वार्म महसूस हुई थी। उस वक्त नासू की किस्मत थोड़ी ज्यादा ही चमक रही थी और वो एक पल के लिए भूल गई कि दुनिया हमेशा उसके साथ हाश रही है। सीन फिर बॉम टायहा पर शिफ्ट होता है, जो बैंक्वेट में था और जे आसपास देखकर साय करता है। वो ओवरवेल्म्ड लग रहा था, सोचता हुआ कि हर आदमी वहाँ रिस्पेक्टेबल है और उस जैसा लो बैकग्राउंड का इंसान वहाँ बिलोंग ही नहीं करता। वो धीरे से बॉम टायहा से पूछता है कि उसे ऐसी जगह क्यों ले आया, लेकिन बॉम टायहा बस इतना कहता है कि एक बार ट्राई करके देखो। जब जे ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, तब बॉम टायहा उसके पास झुककर धीरे से बोला कि अगर उसका सपना किसी इम्पोर्टेंट इंसान का अटेंशन लेना है तो ये जगह बोर्ड रिच वाइफ से भरी हुई है जो कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ रही हैं। जे ने आंखें फाड़कर उसे देखा जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। फिर उसने बॉम टायहा का शुक्रिया किया। वो इतना इमोशनल हो गया कि लगभग रो पड़ता। बॉम टायहा ने फिर धीरे से कहा कि थोड़ी देर एंजॉय कर ले, लेकिन ये ना भूलना कि लेट होने से पहले नहीसू से मिल लेना। बॉम टायहा को लगा कि नहीसू आदत से मजबूर उसे ढूंढेगी और अपना छोटा सा प्रॉमिस निभाएगी, लेकिन जब उसने फ़ोन चेक किया उसे याद आया कि उसने पहले मैसेज किया था पूछते हुए कि क्या वो सेफली घर पहुंच गई। उसने रिप्लाई किया था कि हाँ पहुंच गई। फिर भी बॉम टायहा को एक अजीब सा अनईजी फीलिंग आई। समझ नहीं आया क्यों सिंपल रिप्लाई के बाद भी इतना बुरा फील हो रहा है। जब वो आसपास के ऑफिशियल से पोलाइटली बात कर रहा था तब एक यंग लड़की की आवाज़ ने उसका ध्यान तोड़ दिया। यूमू जिन की बेटी की फ्रेंड ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि वो सही थी उसके बारे में। उसने बोला कि वो सिर्फ आदमियों को नहीं पूरी दुनिया को चार्म कर लेता है, और मजाक में बोला कि शायद चेयरमैन ने खुद इतना परफेक्ट इंसान पैदा किया है। उसने ऐड किया कि जो आदमी थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। यूमू जिन की बेटी ने इरिटेट होकर अपनी फ्रेंड को चुप रहने को कहा। वो आगे बढ़ी, बॉम टायहा को बुलाया और बोला कि उसके फादर ने उसे उससे बात करने को कहा है। इस पर बॉम टायहा हल्की सी हंसी हंसा। जब वो मुड़ा उसने तुरंत पहचान लिया कि वो चेयरमैन यूमू जिन की इकलौती बेटी है। बॉम टायहा ने बस एक छोटी सी पोलाइट स्माइल दी और आगे बढ़ गया, जैसे उसे बात को आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट ही ना हो। यूमू जिन की बेटी वहीं खड़ी रह गई, शॉक में, और धीरे से बोला कि ये अनबिलीवेबल है कि उसने उसे इग्नोर कर दिया। वो अंदर ही अंदर उसे गाली देने लगी। फिर बॉम टायहा अपनी माँ के पास खड़ा था जब एक ऑफिशियल उनसे बात कर रहा था। उसने आर्ट सोहू का शुक्रिया अदा किया यंग आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। उसने ये भी सुना था कि चेयरवुमन ने भी कई डील्स में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। उसने माफ़ी मांगी अपनी बोल्ड बात के लिए और बोला कि बॉम टायहा बिल्कुल चेयरमैन जैसा लगता है, इसलिए उसे लगा था दोनों साथ आए हैं। उसने कहा चेयरमैन को अपने इतने बड़े और केपेबल बेटे पर गर्व होगा। बॉम टायहा ने विनम्रता से कहा कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। वो अपनी माँ के पास झुककर धीरे से बोला कि उसे उम्मीद है कि वो भी उस पर प्राउड फील करती होगी। उसकी माँ ने आसपास वालों से कहा कि वो अपनी बात जारी रखें और बॉम टायहा को साइड में बुलाया प्राइवेट बात के लिए। सीन फिर नहीसू पर शिफ्ट होता है, जो बेसमेंट एरिया में एंटर करती है और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। अंदर काफ़ी डार्क था, शायद अंडरग्राउंड होने की वजह से। उसे ओनर की बात याद आई कि एंट्रेंस थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अंदर सब ठीक है। नहीसू ने खुद को समझाया कि ओनर ने बोला था सब सेफ है, फिर भी उसे डर लग रहा था। उसने सोचा क्या उसे बॉम टायहा को कॉल करना चाहिए। आदत से मजबूर उसका मन हुआ उसे बताए कि उसे नई जॉब मिली है और वो जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन वो रुक गई। उसे पता था अगर बॉम टायहा को पता चला कि उसने रिस्की नाइट शिफ्ट जॉब ली है उनकी सिचुएशन के लिए तो वो अपसेट हो जाएगा। उसने डिसाइड किया कि बाद में बताएगी। ओनर हमेशा उसके साथ अच्छी रही थी और काफ़ी टाइम से उसे जानती थी, इसलिए उसने खुद को समझाया कि डाउट करने की कोई वजह नहीं है। उसने सोचा बस अंदर जाकर काम देखकर वापस आ जाएगी।
सीन फिर तेहाई पर शिफ्ट होता है, जो आराम से स्मोक कर रहा था। उसने कहा उसे पता था ये सब होगा। उसने बोला जिन लोगों के पास कम होता है वो थोड़ी सी खुशी खो देने से सबसे ज्यादा डरते हैं। उसने अपने लोगों से कहा थोड़ा मजा करो और निकल जाओ, क्योंकि अब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं पता होगा कि बोम टायहा का रिएक्शन क्या होगा। उसने उन्हें केयरफुल रहने को कहा और बोला कि अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन बुरी नहीं है। उसने इसे एक गुड डीड जैसा बताया कि उन्होंने एक जॉब चाहने वाली लड़की को एक जगह से कनेक्ट किया जहां लोग चाहिए थे। जब गार्ड चुप रहा तो तेहाई ने उसे बोलने को कहा। उसने कहा नहीं सू खुद अपनी मर्जी से काम करने आई है, तो बाद में जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है। सीन फिर नहीं सू पर आता है, जो अचानक डर से भर जाती है जब उसे लगता है कुछ गलत है। उसने सोचा ओनर ने क्लियरली बोला था कि ये सिंपल रिसेप्शन जॉब है। वो कंफ्यूज हुई कि क्या उसने गलत समझा या एड्रेस ही गलत था। उसके हाथ कांपने लगे और उसने महसूस किया कि एंट्री के टाइम से ही कुछ ऑफ लग रहा था। उसने डिसाइड किया कि तुरंत बाहर निकल जाए और बाद में सब समझे, लेकिन जैसे ही वो कुछ करती पीछे गार्ड ने डोर बंद कर दिया। अब उसके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ यूमू जिन की बेटी बैंक्वेट से बाहर जाने की कोशिश करती है। गार्ड उसे बताता है कि अंदर एक और आगे एलिवेटर है जो सिर्फ ऑथराइज्ड लोग यूज कर सकते हैं। ये सुनकर फिर भी वो एलिवेटर की तरफ बढ़ जाती है, सोचती हुई कि शायद वो पागल हो गई है जो यहाँ आई है। वो सोचती है क्यों आई थी, खासकर जब बोम टायहा का उसे इग्नोर करना याद आता है। जितना वो सोचती है उतनी ही उसकी इरिटेशन बढ़ती है। उसका मूड और खराब हो जाता है और वो उस चेहरे को याद करती है जो उससे इतना इरिटेट कर रहा था। वो लिफ्ट के सामने खड़ी सोचती है कि इतनी देर क्यों लग रही है। उसे याद आता है कि लोग कहते हैं कोई इस लिफ्ट का यूज नहीं करता, फिर भी ये इतनी स्लो है। जब उसका पेशेंस खत्म होने लगता है तब लिफ्ट के डोर्स फाइनली खुल जाते हैं। अंदर जय एक औरत के साथ क्लोज और इंटीमेट किस में होता है। दोनों उसकी तरफ देखते हैं और वो उन्हें डिस्गस्ट भरी नजर से देखती है। उस औरत का चेहरा देखकर यूमू जिन की बेटी सार्कास्टिक टोन में बोलती है कि अगर जय किसी रिच लेडी को फंसाना चाह रहा था तो वो फेल हो गया। वो कहती है कि ये औरत सिर्फ ZQ कॉरपोरेशन के चेयरमैन की मिस्ट्रेस है और इससे कुछ खास गेन नहीं होगा। वो औरत तुरंत गुस्से में आ जाती है और पूछती है क्या बकवास कर रही है। इस पर यूमू जिन कामली पूछती है क्या वो चेयरमैन को सब बता दे जो उसने देखा। ये सुनकर वो घबरा जाती है, लिफ्ट से बाहर निकलती है और बिना पीछे देखे भाग जाती है। जय वहीं रह जाता है, थोड़ा ऑकवर्ड और फंसा हुआ। यूमू जिन की बेटी लिफ्ट में एंटर करती है और दोनों के बीच हेवी साइलेंस हो जाता है। थोड़ी देर बाद जय बोलता है कि उसने सुना था स्टाफ बाहर ही रहता है। वो कहती है कि अगर सिर्फ स्टाफ होता तो क्या ये सब करना जस्टिफाई हो जाता। जय सार्कास्टिकली हाँ बोलता है और बटन प्रेस करके कहता है कि वो अपनी लो क्लास लाइफ लेकर निकल रहा है, लेकिन वो उसका हाथ रोक देती है और लिफ्ट का डोर बंद कर देती है। वो पूछती है क्या कर रहा है और कहती है कि वो नीचे जा रही है और उसे उसके साथ चलना होगा। वो उसे याद दिलाती है कि वो गार्ड है। ये सुनकर जय शॉक हो जाता है। लिफ्ट के बाहर आकर जय पूछता है कि वो उसके पीछे इतनी दूर तक क्यों आई है। वो माफी मांगता है और बोलता है अगर स्मोक पसंद नहीं तो दूर हो जाए। फिर देखता है वो खुद सिगरेट जला रही है। वो भी स्मोक करता है। दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं। जे पूछता है उसे कैसे पता चला। वो पूछती है क्या। जे बोलता है उसका प्लान रिच वुमन के पास जाने का। वो कहती है ऑब्वियस था। वो कहती है वो ऐसा लगता है जो उसकी मॉम को भी सिड्यूस करेगा। जे सोचता है पहले क्रेजी लड़का अब क्रेजी लड़की, उसका दिमाग खराब हो रहा है। सीन बॉम टाई हा पर आता है जिसे जोर से थप्पड़ पड़ता है। वो अपनी मदर की तरफ देखता है। वो कहती है किसने कहा वो उसकी माँ है। वो फिर थप्पड़ मारने जाती है पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है वो वीक हो गई है, बचपन में ज्यादा मरती थी। वो सोचता है क्या टाइम की वजह से या क्योंकि वो किसी जैसा लगता है। वो हंसने लगती है और उसे पागल बोलती है। वो पूछती है क्या उसे किसी जैसा लगना पसंद है। वो बोलती है उसका फादर क्रूअल था और उसका फेट वुमेन को दूर करता है। वो उसके कान में बोलती है वो भी सेम है और जो भी पास आएगा बर्बाद हो जाएगा। वो कहती है कुछ नहीं कर सकता, ये उसका फेट है। वो बोलती है वो भी अपने फादर जैसा हार्टलेस है। वो दूर चली जाती है और एक मेमोरी याद करती है। फिर वो एक और वुमन से बात करती है और बॉम टायहा को बुलाती है। वो इंट्रोड्यूस करती है और कहती है वो सीख सकता है। वो दोनों को मिलने को कहती है। वुमन कहती है उसका नाम अनूनो है। वो कहती है दोनों अच्छे मैच हैं। बॉम टायहा बस देखता है। सीन जे पर शिफ्ट होता है जो थक चुका है। वो लड़की उससे क्वेश्चंस पूछती रहती है। वो पूछती है वो किसके अंडर काम करता है। जे इरिटेट होता है। वो बोलती है वो कंप्लेन करेगी।
जे सार्कास्टिक थैंक यू बोलता है। वो सोचता है उसे निकलना चाहिए। तब एक गार्ड बुलाता है और कहता है यंग मास्टर बुला रहा है। जे इरिटेट होकर उसे ढूंढने लगता है। वो कंफ्यूज हो जाता है इतनी बड़ी जगह में। फिर उसे बॉम टाइहा दिखता है। उसका दिल सिंक हो जाता है। बॉम टाइहा जे को घूरता है। जे को ठंड सी लगती है। बॉम टाइहा खुद को समझाता है कि ये बस इमेजिनेशन है, लेकिन नासू उस वक्त लोगों के बीच घिरी होती है और गिर जाती है। बियामाया के हाथ से वाइन का ग्लास फिसल गया और जमीन पर टूट गया जब उसने दांत भींच लिए। उसका चेहरा गुस्से से भरा था और वो दिल से दुआ कर रहा था कि नाहो के साथ कुछ भी बुरा ना हो। गार्ड ने डोर बंद कर दिया और शैडो की तरह सामने खड़ा हो गया, नासू को आगे बढ़ने से रोकता हुआ। नासू गर के मारे तेज सांस ले रही थी। वो ठीक से माफी भी नहीं मांग पा रही थी, बस बार बार समझा रही थी कि वो वहां काम नहीं करती और उसे जाने दिया जाए। गार्ड उसके पास झुककर घटिया सी स्माइल के साथ उसकी बात रिपीट करता है, जैसे मजाक उड़ा रहा हो, कि वो वहां काम नहीं करती और जाना चाहती है। फिर वो पूछता है अगर ऐसा है तो वो अंदर आई ही क्यों, जैसे उसका होना ही सस्पिशियस हो। नासू उसे धक्का देती है और डोर पर जोर जोर से नॉक करके हेल्प के लिए चिल्लाती है। गार्ड पूछता है क्या वो पागल हो गई है। वो फिर हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन गार्ड उसे पकड़कर पीछे फेंक देता है। उसके हाथ से फोन गिरकर जमीन पर गिर जाता है। नासू अपने आप से बार बार पूछती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसने हमेशा अपनी बेस्ट ट्राई की और कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब कुछ उसके साथ ही क्यों होता है वो समझ नहीं पा रही थी। जब गार्ड उसे घसीट कर ले जा रहा था, वो सोच रही थी कि वो कभी एक पल के लिए भी रिलैक्स क्यों नहीं कर पाती। क्यों एक छोटी सी पीस भी उसके लिए इतनी दूर लगती है। जब गार्ड ने उसका फोन पैर के नीचे क्रश कर दिया, वो अंदर ही अंदर सोचती है कि दुनिया उससे इतनी नफरत क्यों करती है, क्यों हर छोटी सी होप उससे छीन ली जाती है। सीन बॉम टाइहा पर शिफ्ट होता है, जो सीधा जय को घूर रहा होता है। जय को याद आता है उसने बॉम टाइहा से कहा था कि अब उसे डेंजरस काम खुद नहीं करने चाहिए, रेप्यूटेशन बचानी है और लोग देख रहे हैं। उसने कहा था किसी और से करवाना बेटर है, लेकिन वो और डेंजरस बन गया। अब जय को लगता है उसने वो बात लाइटली ले ली। बॉम टाइहा सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। जय को सीनियर की बात याद आती है और उसे लगता है वो चाहे जानबूझकर नहीं पर केयरलेस होकर ट्रैप हो गया। सीन बार पर शिफ्ट होता है, जहां एक वुमन स्मोक कर रही होती है और नासू को बुलाती है। वो पूछती है क्या वो ऐसे ही काम करेगी और क्या उसके पास प्रॉपर क्लोथ्स नहीं है। एक स्कर्ट उसकी तरफ फेंक कर कहती है इसे पहन लो। नासू शॉक में उसे देखती रह जाती है, समझ नहीं पा रही कैसे सब यहां तक आ गया। एक मेमोरी फ्लैश होती है जहां नासू मचू को फाइट से रोक रही होती है। वो बार बार उससे रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उल्टा कहता है कि वो भी एंजॉय कर रही है। उसकी कंसर्न को ट्विस्ट करके उस पर ही डाल देता है। प्रेजेंट में नासू झटके से वापस आती है और फिर से माफ़ी मांगकर हेल्प मांगती है। वो कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो वहाँ काम नहीं करती और उसे घर जाना है। वुमन अचानक चिल्लाकर कहती है किसी ने उसे मारने की बात नहीं कही, बस जो कहा जा रहा है वो करे। वो कहती है ज्यादा प्रॉब्लम करेगी तो सबके लिए सिचुएशन हेल बन जाएगी। चुप रहना ही इजी है, चाहे कितना भी अनबेरेबल लगे। एक और मेमोरी आती है जहां उसका फादर उसकी मदर को मार रहा होता है और पूछता है लड़की कहाँ है। वो दोनों को गाली देता है और नासू को भी मारता है, कहता है तुम लोग मर जाओ। नासू को मिचेल याद आता है जो रो रहा था और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उस पर डाल रहा था। उसे समझ आता है कि उसे कभी होप नहीं रखनी चाहिए थी, जैसे हमेशा उसे डर के साथ रहना चाहिए था और काइंडनेस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। उसे याद आता है जब उसने बॉम टाइहा से कहा था कि उसे अपनी एज की लड़की से डेट करना चाहिए था, ना कि एक डिवोर्स्ड वुमन से जो उसे पिटवा रही है। वो हंसा था और उसने उसे अपने दिमाग में स्टूपिड बोला था। उसने उसके चेहरे के ब्रूजेस देखे थे और कैसे वो ठंडी जमीन पर मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ मैटर नहीं करता। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं कि वो फिर से जिए, फिर से ट्राई करे, चाहे कितना भी मुश्किल हो। हिल पर नासू ने उसे वॉर्न किया था कि उसके साथ रहना सिर्फ दर्द देगा। बॉम टाइहा ने कहा था अगर ऐसा है तो वो उसके साथ ही मिजरेबल रहना चाहता है। ये सुनकर नासू इमोशनल हो गई थी। उसने सोचा था कि वो उसे बताना चाहती है कि वो उससे प्यार करती है, इसीलिए वो चाहती थी कि वो खुश रहे, अपनी एज के नॉर्मल प्रॉब्लम्स फेस करे। वो नहीं चाहती थी कि उसका दर्द उसकी लाइफ का बर्डन बन जाए, चाहे उसे सब कुछ अकेला ही क्यों ना झेलना पड़े। प्रेजेंट में उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पाती।
उसे लगता है उसे कॉल नहीं करना चाहिए, उसे अपनी मिजरी में नहीं घसीटना चाहिए। दूसरी तरफ बोम तायहा उसके घर की तरफ दौड़ता है। वहां टेडी बियर देखकर उसके दिल में अजीब सी हैवीनेस आ जाती है। सीन मोटेल की तरफ शिफ्ट होता है, जहां अगली ओनर बस खड़ी थी और कस्टमर्स की कमी के बारे में सोच रही थी। उसे ये बैड लक लगा और वो सोचने लगी कि पहले उसकी शिफ्ट में रूम्स इतने इजीली कैसे फिल हो जाते थे। जैसे ही डोर खुला, उसने विजिटर को ग्रीट किया और पूछा, क्या रूम चाहिए? बोम तायहा ने कहा कि वो नहासू को ढूंढ रहा है और पूछा क्या वो आज यहाँ आई थी। ओनर समझ गई कि वो गेस्ट नहीं है और बोली कि नहासू अब यहाँ काम नहीं करती और उसे चले जाने को कहा। जब वो मुड़ने लगा, ओनर ने ऐड किया कि नहासू अब यहाँ काम नहीं करती और उसे दोबारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तायहा ने पूछा उसे कैसे पता, तो ओनर ने बताया कि नहासू ने कॉल करके बोला था कि उसे बेटर जगह मिल गई है। ओनर कंप्लेन करने लगी कि सडन रेजिग्नेशंस कितनी इनकन्वीनियंट होती हैं और लोगों में कंसिडरेशन नहीं होता। वो बोलती रही कि बिना बताए छोड़ जाना कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। वो समझने की बात कर रही थी लेकिन क्लियरली हर्ट फील कर रही थी। उसने बताया कि नहासू ने कहा था वहाँ काम इजी है, कंफर्टेबल है और पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। फिर बोली कि जो जाना चाहता है उसे जाने देना पड़ता है। फिर ओनर ने कहा कि वो किसी ऐसे इंसान पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती जो ऑलरेडी क्विट कर चुका है, और तायहा को निकलने को बोला। तायहा ने उसे रोक दिया और कहा कि नहासू यहाँ बहुत टाइम से काम कर रही थी और वो ऐसे केयरलेस तरीके से नहीं जा सकती। फिर वो रुक गया और रियलाइज़ किया कि ये वही जगह है जहाँ नहासू अक्सर खड़ी होती थी, नींद से लड़ती हुई। उसे याद आया कैसे वो स्लीपलेस नाइट्स के बाद लड़खड़ाती थी, कैसे उसकी हर मूवमेंट थकी हुई होती थी और कैसे उसकी आंखों में एक चुप दर्द होता था। उसे सब याद था, वो सब देख चुका था और समझता भी था जितना नहासू खुद नहीं समझती थी। वो जानता था कि नहासू कभी ट्रस्ट नहीं करती थी और उसे कभी पास आने का मौका नहीं दिया। वो उसे मिस करती थी पर कभी कहती नहीं थी। वो डरती थी पर कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी। वो हर्ट होती थी पर कभी शेयर नहीं करती थी। जैसे नहासू फीलिंग्स एक्सप्रेस करना भूल गई थी या शायद कभी सीखा ही नहीं। वो हमेशा डरी हुई, कॉशियस और डिसअपॉइंटमेंट के लिए रेडी रहती थी। तायहा को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस चीज़ पर नहासू ने फाइनली बिलीव करना शुरू किया था, दूसरों की काइंडनेस, वो बस इतनी सी होप थी एक बेटर कल की, और अब वो बिना एक्सप्लेनेशन के गायब थी। तायहा ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और इतना उठाया कि ओनर डर गई। ओनर ने पूछा वो क्या कर रहा है, पर उसने जवाब नहीं दिया। उसने जोर से स्विंग किया और मिरर तोड़ दिया। ग्लास टूटने की आवाज़ रूम में गूंज गई और ओनर चिल्लाने लगी। वो डर के मारे गिर गई, कांपने लगी। तायहा उसके सामने खड़ा था, हैवी ब्रीदिंग के साथ, आंखें उस पर टिकी हुई थी। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर जा रहा था। वो झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहासू कहाँ है? तायहा ने अपना कोट फेंका और नई शर्ट पहनी, जैसे सब रूटीन हो। उसका बॉडी मूव कर रहा था पर माइंड वहीं अटका हुआ था। उसे ओनर की बातें याद आईं, स्पेशली जब वो रो रही थी और कह रही थी कि सब पैसे के लिए हुआ। उसने कहा था उन्होंने पैसे दिए थे। वो हिलती हुई आवाज़ में जस्टिफाई कर रही थी। उसने कहा कोई इतना पैसा मना नहीं करेगा और ये नहासू के लिए भी फ़ायदेमंद था। उसने पूछा नहासू इतना बड़ा डेट सिंपल जॉब से कैसे चुकाती? वो बार बार बोल रही थी कि उसने फोर्स नहीं किया, नहासू खुद गई थी। तायहा चल रहा था पर उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था। वो सोच रहा था क्या मतलब है इतना वेट करने का कि वो उससे कभी लव करे? क्या मतलब है उसके टच का वेट करने का? क्या मतलब है उसकी हर बात मान लेने का सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन के लिए? अगर एंड में सब अनसर्टन ही है तो इसका पॉइंट क्या है? उसके दिमाग में वही क्वेश्चन घूम रहा था, इसका मतलब क्या है? उसे याद आया जब उसने नहासू से प्रॉमिस करवाया था कि वो सेफली घर पहुंचकर मैसेज करेगी। उसे उसका सिंपल रिप्लाई याद आया, मैं पहुंच गई। फिर उसे ओनर की बात याद आई, वो खुद गई थी। उसके अंदर एक हल्का सा डर उठा। उसने शर्ट के बटन्स खोले जैसे सांस भारी हो रही हो। उसका हाथ अननोइंगली फिस्ट बन गया। एक डार्क थॉट उसके दिमाग में आया कि अगर उसे पता होता कि ये होगा तो वो उसे खुद रोक लेता। उसने एक मेटल रॉड उठाया, कैजुअली पकड़ा जैसे वेट फील कर रहा हो। उसे लगा उसका लव एक ऐसा अटैचमेंट बन गया है जहां किसी को बुलाना भी बेगिंग जैसा लगता है। वो समझ गया कि ये डिपेंडेंस उसने नहासू से ही सीखी है। सीन त्याही की तरफ शिफ्ट होता है।
त्याही बाथरूम से निकलते हुए फोन पर बात कर रहा था। उसने कहा उसे कुछ याद आया है और बोला उसके फेस के साथ कुछ करो। उसने कहा वो उसे उस मेसी पोनीटेल में नहीं देख सकता जैसे कोई केयरलेस गांव की औरत। उसने बोला अगर फोर्स करना पड़े तो बाल खोल दो, पर अननेसेसरी बिहेवियर नहीं होना चाहिए। उसने कहा उसे लूज हेयर पसंद है। उसने नोटिस किया कि उसने मेकअप भी नहीं किया और बोला उसकी एज में बेयर फेस काफी नहीं होता। उसने कहा वो बस एक ऑर्डिनरी डिवोर्सी है, कुछ स्पेशल नहीं। उसने बोला यंग मास्टर उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया है और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। उसने अपने भाई का मजाक उड़ाया कि उसकी चॉइस ही खराब है। उसने कहा अगर किसी औरत को रखना है तो उसे प्रॉपर्ली ड्रेस करना चाहिए, सैलून ले जाना चाहिए। उसने उसकी चीप ड्रेसिंग, सिंपल हेयर और नो मेकअप का मजाक उड़ाया। उसने कहा उसके भाई का टेस्ट ही खराब है अगर उसे ऐसी लड़की पसंद है। उसे याद आया जब वो नहासू के पास झुक कर गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया और सोचा अगर कोई उसे नहीं चाहता तो उसके साथ अपने तरीके से खेलना गलत नहीं। उसने ऑर्डर दिया कि उस पर मेकअप लगाओ, रिफाइंड नहीं, चीप और नोटिसेबल, ताकि तायहा की नजर तुरंत पड़े। उसने सोचा नहासू को पता था वो कहाँ आई है, फिर भी वो रेजिस्ट नहीं कर रही। उसे लगा वो नॉर्मल नहीं बल्कि ज्यादा स्टबर्न है। उसे लगा वो चिल्लाएगी, प्रोटेस्ट करेगी, पर वो बस चुपचाप बिहेव कर रही है, मॉडेस्ट और पिटिफुल बनकर। जैसे वो पैसे नहीं चाहती पर एक्चुअली ज्यादा लेना चाहती हो। वो सोचती है वो किसी फेरी टेल या ग्लास स्लिपर वाली रोल में फिट होना चाहती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। त्याही ने पूछा उसे क्या पहनाया गया है। गार्ड ने फोन पर फोटो दिखाई। फोटो देखकर त्याही जोर से हंसा और बोला गुड जॉब। उसने इमेज देखी जहां कोई नाहू का फेस पकड़ रहा था और बोला कि अब वो कम से कम देखने लायक लग रही है। सीन मोटेल के बाहर शिफ्ट हो गया। वहां कुछ आदमी नाहू के बारे में बात कर रहे थे, पूछ रहे थे वो कहाँ की हैं। एक बोला उसे कुछ आइडिया नहीं है और बॉस ने उन्हें कुछ बताया भी नहीं। दूसरा बोला उन्हें बस इतना कहा गया था कि उसके साथ थोड़ा फन कर लो। एक ने पूछा क्या वो क्यूट है, तो दूसरा हल्की सी हंसी के साथ हाँ में अग्री कर गया। उनकी बात चल ही रही थी कि अचानक एक ड्रम उनके सामने गिर गया। वो चिल्लाए और पूछने लगे किसने किया ये। फिर वो जल्दी से कल्पिव की तरफ भागे। जैसे ही वो वहां से हटे, बियामहा आराम से सीढ़ियां उतरने लगा। उसके दिमाग में जय की पहले वाली वार्निंग घूमने लगी। जय ने पूछा था क्या वो पागल हो गया है। जय ने कहा था अगर कुछ लोग डिले हो भी गए तो आगे क्या होगा। उसने पूछा था क्या बियामहा को पता है अंदर कितने लोग हैं। जय ने बोला था वो ज्यादा टाइम नहीं खरीद पाएगा और चाहे वो टाइम पर पहुंचे या नहीं, वो सब चेयरमैन को रिपोर्ट करेगा। जय ने उसे याद रखने को बोला था। जब जय गूंस को हैंडल कर रहा था तब बियामहा डोर तक पहुंच गया और उसे धीरे से खोला। एक आदमी मुड़कर पूछता है क्या हो रहा है। वो बियामहा को बाहर निकलने को बोलता है, कहता है आउटसाइडर्स अलाउड नहीं हैं। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही बियामहा ने उसे मार दिया और उसका सर दीवार पर दे मारा, जिससे वो गिर गया। बियामहा आगे बढ़ा, तभी एक और आदमी ने उस पर अटैक किया। बियामहा ने उसका अटैक ब्लॉक किया और एक नी मारी, जिससे वो लड़खड़ा गया। बियामहा ने उस पर पैर रख दिया जब वो स्ट्रगल कर रहा था और गाली देते हुए पूछ रहा था वो कौन है। तायहा ने शांत आवाज में वही सवाल दोबारा रिपीट किया, घुटनों पर बैठते हुए बोला वो बस एक तो जिगलो दोस्तों है। ये रहा आज की वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।